यहाँ से भाई हम अपने लास्ट वाले सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 19 तक कवर कर लिया था। आज के सेशन में क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 30 तक हम लोग कवर करेंगे भाई। और ये सेशन आप लोग के लिए काफ़ी कॉन्सेप्चुअल होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग भाई बहुत कुछ नया सीखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि भाई आपके पास दो कैपेसिटर है, लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल कैपेसिटर है भाई, लॉसी कैपेसिटर लिख दिया है। तो सबसे पहले समझते हैं कि लॉसी कैपेसिटर होता क्या है। सीधी सी बात है भाई, लॉसी मतलब क्या है कि जिसके अंदर लॉस होगा। तो हम लोग को पता है कि भाई जो हम लोग कैपेसिटर बनाते हैं उसमें दो पैरेलल प्लेट होते हैं। तो प्लेट क्या है, मेटल से मिलकर के बना होगा ना। तो हर एक मेटल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। जैसे हम लोग कॉइल बनाते हैं भाई, तो यहां पे जब हम लोग वायर को लपेट रहे हैं इस तरीके से, तो सीधी सी बात है वायर के चलते हम लोग को रेजिस्टेंस देखने को मिलता है ना। तो इस कॉइल का अगर हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम देखें तो कॉइल के चलते जो रेजिस्टेंस है और जो हम लोग यहाँ पे इंडक्टेंस देखने को मिलेगा, ये हो गया आर और ये हो गया हम लोग का एल। सही बात है। तो कैपेसिटर में भी ये प्लेट के कारण भाई हम लोग का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो उन रेजिस्टेंस को भाई हम लोग कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। इसका सिंबल ये हो गया, कैपेसिटर हो गया, और इसके सीरीज में आप एक रेजिस्टेंस लगा दीजिए। सीरीज में लगा दिया, इसका मतलब क्या है कि भाई ये एक तरीके से आपके प्लेट के कारण, या फिर कहिए यहाँ पे जो हम लोग का वायर कनेक्टेड होता है भाई, ठीक है ना। तो जहां पे भी ज्वाइंट होता है वहां पे भी क्या एक तरीके से कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आएगा, है ना। तो ये रेजिस्टेंस हम लोग दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो ये हो गया हम लोग का लॉसी कैपेसिटर। और एक जो होगा भाई, एक लॉस होता है डाइलेक्ट्रिक के अंदर। जैसे मान लेते हैं ये एयर फिल्ड कैपेसिटर है ना। लेकिन अगर यहाँ पे एयर को हटा करके हम लोग यहाँ पे भाई जैसे माइका फिल कर देते हैं या फिर पेपर फिल कर देते हैं, तो सीधी सी बात है यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक आ गया ना। और हम लोग को पता है भाई कि जब भी हम लोग कैपेसिटर की बात करेंगे तो इसको तो भाई हम लोग एसी में यूज करेंगे ना। डीसी के केस में भाई सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग के टाइम में देखने को मिलेगा, जब ट्रांजिएंट बिहेवियर देखने को मिलेगा तभी एक तरीके से कैपेसिटर अपना प्रॉपर्टी शो करता है भाई, है ना। नहीं तो फिर ये ओपन सर्किट हो जाता है स्टेडी स्टेट में। तो डीसी को भी यहां से हटाते हैं, एसी में देखते हैं। तो एसी में हम लोग को पता है भाई कि हम लोग का कुछ इस तरीके का वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज। तो जब हम लोग हाफ पॉजिटिव दे रहे हैं वोल्टेज, तो सीधी सी बात है मान लेते हैं यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। इसका मतलब क्या है, ये प्लेट से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा बैटरी, यानी इसके ऊपर प्लस प्लस चार्ज आ जाएगा, प्लस प्लस प्लस, और यहाँ पे आपका माइनस माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच करके क्या कर रहा है बैटरी, यानी सोर्स लगा देते हैं यहाँ पे भाई सीधे सीधे। ओके, ये प्लस मान लेते हैं, माइनस मान लेते हैं, इस तरीके हम लोगों ने सोर्स लगा दिया। तो अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। क्लियर हुआ। और जैसे हम लोग का हाफ नेगेटिव जाएगा, तो हाफ नेगेटिव में क्या होगा, आपका अपोजिट हो जाएगा भाई, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये फिर नेगेटिव बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगा। और हम लोग को पता है कि यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक फील्ड किया हम लोगों ने, इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर भाई, डाइलेक्ट्रिक मतलब क्या, ये भी एटम से मिलकर के बना होगा ना। और एटम में हम लोग को पता है भाई जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे दिखाएं कि भाई ये मान लेते हैं पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, क्योंकि अपने में न्यूट्रल है, तो जितना पॉजिटिव हो उतना ही नेगेटिव होगा। लेकिन मैं ऐसे दिखा रहा हूँ कि भाई ये प्लस है माइनस है ना। और जब हम लोगों ने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा था भाई, जैसे मान लेते कहीं फेंका हुआ है बाहर में, है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, ये रैंडमली अलाइंग होंगे। इनका प्लस माइनस होता है भाई, रैंडमली अलाइंग होता है, ठीक है। मान लेते माइनस प्लस ऐसे। क्लियर हुआ। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, जहां मन तहां एक तरीके से बिखरे हुए रहते हैं। लेकिन जैसे इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या कि भाई इधर मेरा ये पॉजिटिव प्लेट है और ये मेरा नेगेटिव प्लेट है, तो जितने भी नेगेटिव चार्ज होंगे वो सारे के सारे अलाइंग हो जाएंगे पॉजिटिव की तरफ, यानी ऐसे घूम जाएगा भाई, ऐसे घूम जाएगा ये। क्लियर हुआ, क्योंकि ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है। उसी तरीके से ये वाले को देखेंगे अगर, तो ये इस तरीके से घूम जाएगा। उसी तरीके से इसको आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से घूम जाएगा। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं एक तरीके से क्या, ये पोलराइज्ड हो गया भाई। क्लियर हुआ। यानी अगर मैं इसको ओवरऑल दिखाऊं तो यहां पे कुछ इस तरीके का होता है कि भाई सारा का सारा नेगेटिव चार्ज इधर आ गया। चार्ज नहीं बोल सकते हैं, ये डाइपोल का मोमेंट होता है भाई, ठीक है ना। सारा का सारा नेगेटिव चार्ज एक साइड हो जाएगा और सारा का सारा पॉजिटिव साइड, यानी पॉजिटिव चार्ज एक साइड हो जाएगा।
ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होता है, हम लोग कैपेसिटेंस बढ़ जाता है भाई, ये सब मैंने आपको बताया कहीं ना कहीं। क्लियर हुआ? कैसे बढ़ेगा कैपेसिटेंस? क्योंकि भाई हम लोग को पता है जैसे इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है ना बैटरी के थ्रू या फिर कहिए सोर्स के थ्रू, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा पहले से ही इकट्ठा हो रखे हैं, तो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है भाई। तो यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा है, तो एक दूसरे को धक्का दे रहे होंगे, कह रहे होंगे भाई तुम गेट आउट हो जाओ यहाँ से। लेकिन हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे जैसे डाइलेक्ट्रिक फील्ड क्या, ये पॉजिटिव बन गया, इसका मतलब क्या कि भाई यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये इलेक्ट्रॉन को ये इधर तरफ खींच के रखेगा, अट्रैक्शन बन जाता है। तो इधर से और जो इलेक्ट्रॉन आप डाल रहे हैं ना, ये फर्दर फिर इसमें पहले के मुकाबले ज्यादा एक तरीके से इसमें, यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन भी एक्सेप्ट कर लेगा और भी फर्दर जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हुआ? तो ये तो हम लोग का हो गया डाइलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग को पता है भाई, हम लोग साइनसोइडल इनपुट वोल्टेज डाल रहे हैं, तो हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं ना, कभी ऐसे बन रहा है कभी ऐसे बन रहा है, नहीं डायरेक्शन इसका बार बार चेंज होगा भाई। ठीक है ना, जैसे जैसे ये सोर्स का पोलैरिटी चेंज होगा, तो इनमें भी क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है ना भाई आपका, समझ गए? आपका जो डाइपोल है अभी जैसे इधर पूरा प्लस एक साइड अलाइन हो गया नेगेटिव इधर, फिर सेकंड केस में क्या हो जाएगा, इधर पूरा का पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा नेगेटिव बन जाएगा और ये मेरा पॉजिटिव प्लेट बनेगा। तो यहाँ पे भी अलाइनमेंट चेंज हो जाएगा, ये प्लस बन जाएगा और ये माइनस 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 बन जाएगा भाई। तो इसमें देखिए डाइलेक्ट्रिक के अंदर भाई इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है डाइपोल का, इलेक्ट्रिक डाइपोल का, तो सीधी सी बात है इसमें भाई लॉस होगा ना। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना भाई BH कर्व, तो BH कर्व में हम लोग का कुछ इस तरीके का बन रहा था, समझ में आया? तो एक बार आपका क्या हो रहा है, फेरोमैग्नेटिक मैग्नेटाइज हो रहा है, फिर डीमैग्नेटाइज हो रहा है, मैग्नेटाइज हो रहा है, डीमैग्नेटाइज, जो मैग्नेटिक डाइपोल होते हैं एक बार इस साइड अलाइन हो रहा है, फिर है ना, तो एक साइड मतलब एक जगह घूम के ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे हो रहा है। तो सीधी सी बात है भाई, आप इतने ऐसे करेंगे, अगर आप लेफ्ट राइट करेंगे तो आप कुछ देर के बाद थक जाएंगे ना, क्योंकि आपके बॉडी से एनर्जी एक तरीके से खत्म हो रहा है भाई। इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक लॉस। तो डाइलेक्ट्रिक लॉस के कारण जो हम लोग रेजिस्टेंस दिखाते हैं, ये तो मैंने प्लेट का दिखा दी भाई, प्लेट को हम लोग इस तरीके दिखाते हैं, डाइलेक्ट्रिक लॉस को हम लोग कुछ इस तरीके से दिखाते हैं पैरेलल में। ओके, ये R हो गया और एक यहाँ पे R दिखा देंगे इस मेटल कारण या फिर यहाँ पे जो ज्वाइंट हो रखा है उसके कारण। तो ये मेरा पूरा का पूरा लॉसी कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई हम लोग के पास दो लॉसी कैपेसिटर है और इनका जो कैपेसिटेंस है भाई ये इक्वल है, इक्वल कैपेसिटेंस है। आगे बोल रहा है पावर फैक्टर ऑफ, ठीक है, यानी दो कैपेसिटर दिखा देते हैं इस तरीके से और सर्किट को सिंपल रखेंगे भाई। ये मेरा C हो गया, ये R1 मान लेते हैं, ठीक है। R अभी समझते आते हैं, नेमिंग करेंगे। ये एक और हो गया मेरा, यहाँ पे हम लोग का R दिखा दिया हम लोग, ठीक है। तो दो लॉसी कैपेसिटर विथ इक्वल कैपेसिटेंस, यानी दोनों का वैल्यू CC है। आगे बोलता है पावर फैक्टर ऑफ 0. यानी फर्स्ट का, यानी इस ब्रांच का, यानी इस कैपेसिटर का जो पावर फैक्टर भाई ये दिया 0.01 और दूसरे का है आपका cos phi2 0.02 आर इन पैरेलल, ये दोनों पैरेलल में लगे हुए इस तरीके से। अब आगे बोलता है एंड द कॉम्बिनेशन इज सप्लाइड फ्रॉम अ साइनसोइडल वोल्टेज सोर्स, यानी अब हम लोगों ने क्या किया हुआ है, यहाँ पे एक साइनसोइडल वोल्टेज सोर्स लगा दिया है। ओके, ये मान लेते हैं मेरा VT है। बोलते हैं द पावर फैक्टर ऑफ द कॉम्बिनेशन, तो पूरे इस नेटवर्क के चलते भाई या फिर इस पूरे सिस्टम का आपको नेट पावर फैक्टर बताना है। कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले समझिए कि भाई ये जो मेरा एक कैपेसिटर है इसका पावर फैक्टर अलग है, इसका पावर फैक्टर अलग है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर जैसे मान लेते दोनों का अगर रेजिस्टेंस सेम होता है भाई, इसका भी R ओम इसका भी R ओम और कैपेसिटेंस ऑलरेडी बोल दिया भाई सेम ही है, इक्वल ही है, तो सीधी सी बात है इनका जो है आपका जो पावर फैक्टर आता वो भी सेम आता। कैसे पावर फैक्टर सेम आता? हम लोग को पता है भाई कि इधर से मेरा करंट आ रहा है I, अब ये दो पार्ट में टूटेगा I1 और इधर आ जाएगा मान लेते I2। अब हम लोग को पता है भाई कि जो कैपेसिटर है ये एक तरीके से रिएक्टिव पावर कंज्यूम करेगा और रजिस्टर जो है एक्टिव पावर। तो हम लोग को पता है कि जो I1 आ रहा है इस I1 का दो कंपोनेंट टूटेगा, यानी इस करंट के अंदर दो कंपोनेंट होंगे। एक तो हो जाएगा I1 cos phi1 जो कि एक्टिव पावर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा भाई, यानी रजिस्टर के अंदर ये जाएगा करंट, और एक होगा आपका I1 sin phi जो कि रिएक्टिव पावर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। समझ में आ रहा है? और वही अगर हम लोग I2 की बात करें तो I2 का भी भाई दो कंपोनेंट होगा, I2 cos phi2 ये मेरे इस रजिस्टर में जाकर के एक्टिव पावर एक तरीके से
कंज्यूम करेगा और एक हो जाएगा आपका I2 sin phi2 और ये kVAR यानी रिएक्टिव पावर कंज्यूम करेगा। तो क्योंकि भाई दोनों का पावर फैक्टर अलग अलग है तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई कैपेसिटेंस तो दोनों का सेम होगा, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन किया गया भाई दोनों का कैपेसिटेंस सेम है, लेकिन रेजिस्टेंस सेम नहीं होंगे भाई, क्योंकि रेजिस्टेंस सेम हो जाएगा तो इनका पावर फैक्टर भी सेम होना चाहिए, क्योंकि दोनों ब्रांच सेम हो जाएंगे ना। तो जितना ये रिएक्टिव पावर खींचेगा उतना ही ये भी खींचेगा, और जितना ये एक्टिव पावर खींचेगा उतना ही ये भी खींचेगा एक्टिव पावर। लेकिन यहाँ पे क्योंकि पावर फैक्टर अलग अलग दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, दोनों रेजिस्टेंस बराबर नहीं है। तो यहाँ पे अब हम लोग नेमिंग करते हैं भाई कि ये मान लेते हैं हम लोग का R1 है और ये मान लेते हैं हम लोग R2 है। क्लियर हुआ? अब हम लोग कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं, अब हम लोग सॉल्व करेंगे भाई। तो मैंने क्वेश्चन समझा दिया, अब आपको बताना है पूरे इस सर्किट का नेट पावर फैक्टर क्या होगा। इसको पहले पूरा कॉन्सेप्चुअली सीखेंगे, उसका फिर शॉर्टकट कैसे बनाएंगे उस पर हम लोग आएंगे भाई। तो इतना तो समझ में आ रहा है भाई कि ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर दोनों बराबर है, तो ये दोनों जो है आपका सेम रिएक्टिव पावर डिमांड करेगा। या फिर कहिए कैपेसिटर का बिहेवियर पता होना चाहिए भाई, ये लैगिंग रिएक्टिव पावर डिलीवर करता है और लीडिंग रिएक्टिव पावर एक तरीके से आपका लेता है भाई। तो दोनों का कैपेसिटेंस का वैल्यू सेम है भाई, तो सीधी सी बात है आपका ये दोनों रिएक्टिव पावर सेम कंज्यूम करेगा। लेकिन अब समझिए यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, अगर आप यहाँ पे VT को देखें तो भाई ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, यानी ये टोटल जो वोल्टेज होगा यहाँ से लेके यहाँ तक ये V हो जाएगा, ये VT इक्वल टू V मान लेते भाई, ओके ना। V हो जाएगा, इसके पास भी V हो जाएगा टोटल वोल्टेज, सही बात है। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात है भाई, यहाँ पे सोचने वाली बात है, अगर मुझे इस रेजिस्टेंस के पास का सिर्फ वोल्टेज चाहिए, इसके पास कितना वोल्टेज है ये कैसे हम लोग निकालेंगे, है ना। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं भाई। पहले हम लोग स्टेप पे आते हैं, क्योंकि हम लोग को कंबाइंड पावर फैक्टर पूछा है। तो पावर फैक्टर क्या होता है, cos phi इक्वल टू क्या होता है भाई बताइए। हम लोग बहुत सारे फार्मूला है, एक हो गया R/Z, एक हो गया भाई किलोवाट अपॉन kVA, है ना। तो सिचुएशन के हिसाब से हम लोग को लगाना पड़ता है। हम लोग ये वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं, cos phi इक्वल टू किलोवाट अपॉन kVA। इसको मैं लिख सकता हूँ एक्टिव पावर यानी टोटल एक्टिव पावर, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ टोटल एक्टिव पावर डिवाइडेड बाय टोटल एपरेंट पावर भाई, है ना। तो अब देखिए कि भाई ये जो ब्रांच है पहला ब्रांच, इसके अंदर रिएक्टिव पावर भी आ रहे हैं और पावर हमेशा क्या होता है, एडिटिव होता है भाई, ठीक है ना। तो देखिए ये R1 कुछ एक्टिव पावर खींचेगा और ये R2 कुछ एक्टिव पावर खींचेगा, तो दोनों को अगर मैं जोड़ दूं इसके चलते उसके चलते तो मेरे को क्या मिल जाएगा, टोटल एक्टिव पावर मिलेगा। तो यहाँ पे पहले कैलकुलेट करते हैं टोटल एक्टिव पावर क्या हो जाएगा बताइए। ये हो जाएगा हम लोग का, इसका पहले देखते हैं, मैनुअली समझा रहा हूँ पहले। फर्स्ट ब्रांच का देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे देखिए वोल्टेज क्या लिखे हैं, ये सोचने वाली बात है, वोल्टेज क्या लिखे हम लोग, क्योंकि भाई जो वोल्टेज होगा, क्योंकि R और C पैरेलल में लगे हुए हैं ना, R और C यहाँ पे पैरेलल में लगे हुए हैं, सॉरी सीरीज में ना, तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा और यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, है ना। फिर यहाँ पे भी देखिए इसके क्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा और इसके क्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो यहाँ पे भाई हम लोग को ये मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि ये लॉसी कैपेसिटर है। लॉसी कैपेसिटर मतलब क्या है कि भाई मेरे पास एक ही डिवाइस है ना, ये कैपेसिटर एक ही डिवाइस है, लेकिन अंदर में क्या हो रहा है, एक तरीके से कुछ ना कुछ रेजिस्टिव पार्ट देखने को मिल रहा है, जिसके कारण हम लोग का लॉस हो रहा है। इसका मतलब क्या, भाई पूरा का पूरा वोल्टेज क्या हो जाएगा, इस कैपेसिटर के क्रॉस रहेगा। क्लियर हो रहा है मैं क्या कह रहा हूँ सो। और वैसे भी समझिए भाई, देखिए हम लोग को पता है, जैसे मान लेते हैं ये प्योर कैपेसिटिव सर्किट होता है, हर एक डाउट को आप यहाँ पे क्लियर कर लीजिए। जैसे मान लेते हैं प्योर कैपेसिटिव सर्किट होता है, तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट मतलब क्या है भाई, हम लोग को पता है कि इसके क्रॉस अगर वोल्टेज मेरा V है तो करंट क्या होता है, एकदम 90 डिग्री लीड करता है ना। ये मेरा करंट हो जाता है I1, 90 डिग्री का फेज शिफ्ट बनता भाई। और हम लोग को पता है कि भाई cos 90, क्योंकि फाई जो है वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल जो है मेरा 90, तो cos 90 इक्वल टू क्या होता है, 0 हो जाता, यानी पावर फैक्टर मेरा 0 बनता। तो अब इस पावर फैक्टर देखिए क्या है, ये 0.01 है, यानी एक तरीके से जो रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत ही नेग्लिजिबल है, बहुत ही नेग्लिजिबल है, समझ गए। क्योंकि भाई पावर फैक्टर से समझिए ना, अगर ये होता नहीं रेजिस्टेंस तो कहते हैं ना भाई कि ये पूरा का पूरा 0 पावर फैक्टर हो जाता। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई इसका जो वैल्यू होगा, C का वैल्यू यहाँ पे लार्ज है एज कम्पेयर टू दिस R के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप काफी कम होगा ना, क्योंकि पावर फैक्टर से हम लोग को पता चल रहा है भाई, समझ गए कि रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत कम है। अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू अच्छा खासा होता तो पावर फैक्टर क्या होता, 0.6 होता, 0.8 होता, 0.9 होता,
समझ रहे हैं? तो ये काफ़ी नेग्लिजिबल है यहाँ पे। और ऐसे भी देखिए यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, मान लेते V1 है, तो V1 को हम लोग क्या लिखेंगे, जो करंट आ रहा है मेरा I1, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता R1, समझ में आ रहा है? तो भाई अपने आप में काफ़ी स्मॉल है ना ये, तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि भाई पूरा का पूरा वोल्टेज क्या होगा, इसके क्रॉस होगा। तो वोल्टेज को लेके थोड़ा सा होगा भाई, लेकिन ये समझने वाली बात है यार कि ये सिंगल डिवाइस है, तो पूरा का पूरा वोल्टेज क्या होगा, इसी के क्रॉस रहेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग आते हैं, हम लोग यहाँ पे अब काम करते हैं भाई। सबसे पहले हम लोग इसके चलते देख रहे हैं पावर कितना आएगा, तो P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज, है ना, क्योंकि पूरा का पूरा वोल्टेज क्या होगा, सिंगल डिवाइस है भाई, सिंगल डिवाइस, आप समझिए कि भाई पूरा पूरा वोल्टेज इनके क्रॉस आ रहा है, तो इसके पास भी वही वोल्टेज आएगा, है ना, ऐसे सोच सकते हैं आप, क्योंकि हम लोग पास ऑप्शन नहीं है ना, हम लोग कैसे यहाँ पे निकाले भाई, इसके पास कितना ड्रॉप हो रहा है हम लोग नहीं निकाल सकते भाई, समझ में आया? और नहीं तो फिर आप ऐसे लेकर के चलिए, हम लोग सर्किट ही चेंज कर लेते भाई। हम लोग ये मान के चलते भाई कि जो ड्रॉप देखने को मिल रहा है ना, देखिए इसको मैं थोड़ा मिटाता हूँ, सर्किट हम लोग रीडिज़ाइन करते हैं, जितना ज़्यादा डिटेल में सोचिएगा, फिर इसको रहने देते हैं, हम लोग ऐसे डिज़ाइन करते हैं, उतना डाउट क्लियर होते चलेगा भाई। हम लोग ऐसे भी तो दिखा सकते हैं यार, समझ गए? ये मॉडल भी तो समझाया मैंने कि डाइलेक्ट्रिक लॉस के कारण हम लोग का ये रेजिस्टर दिखाया गया है, क्लियर हुआ? तो ये ज़्यादा बेटर हो जाएगा हम लोग के लिए। ये R1 मान लेते हैं, R2 मान लेते हैं। अब हम लोग ये बता सकते हैं भाई कि जो वोल्टेज के क्रॉस होगा वही वोल्टेज रेजिस्टेंस के क्रॉस भी होगा, तो ये हम लोग का ज़्यादा बेटर है, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे इसमें। I1 हो गया, ये I2 हो गया। अब आपको पता है दो कंपोनेंट में टूटेगा, एक आपका ये वाला, यानी यहाँ पे जस्ट मैंने लिख दिया I1 cos phi जो कि रेजिस्टेंस के क्रॉस जाएगा, और एक हो जाएगा I1 sin phi जो कि कैपेसिटर के क्रॉस जाएगा, और यहाँ पे भी सेम चीज़ है। तो अब हम लोग लगाते हैं भाई, इसका देखते कितना एक्टिव पावर आएगा। तो वोल्टेज, क्योंकि V है, ये V है मेरा, VT इक्वल टू V के बराबर है, तो इसके क्रॉस भी वही रहेगा, वोल्टेज इनटू करंट का वो कंपोनेंट। वैसे भी एक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, वोल्टेज इनटू एक्टिव है ना, I cos phi। तो ये जो होता है ना, ये पूरा पूरा एक साथ पढ़ा जाता है भाई, ये करंट का वो कंपोनेंट है जो एक्टिव पावर लेकर के आता है, ठीक है ना। ओके, तो हम लोग को पता है भाई करंट का एक्टिव कंपोनेंट क्या आएगा इसमें, बताइए। ये हो जाएगा, क्योंकि I1 आ रहा है, तो I1 का भाई दो पार्ट में टूटेगा, तो ये हो जाएगा आपका I1 cos phi 1, ये मेरा एक्टिव पावर हो गया इसके क्रॉस। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए इस वाले ब्रांच में कितना पावर आएगा, तो ये हो जाएगा वोल्टेज, क्योंकि इसके क्रॉस वोल्टेज सेम है, सारे पैरेलल लगे हुए हैं, ये हो जाएगा आपका I2 cos phi 2, क्योंकि भाई अब देखिए I2 को मैंने यहाँ पे तोड़ के दिखाया है। अब अगर हम लोग टोटल एक्टिव पावर की बात करें तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा भाई। टोटल एक्टिव पावर की बात करें तो दोनों को जोड़ते हैं, V इंटू I1 cos phi 1 प्लस V इंटू I2 cos phi 2। तो V कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, I1 cos phi 1 प्लस I2 cos phi 2। तो भाई ये तो मेरा टोटल एक्टिव पावर आ गया, यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग वैल्यू, या फिर इसको ऐसे रहने देते हैं, इसको बॉक्स में डालते हैं, इसको भी रहने देते हैं, लास्ट में वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूला में। ये हो गया मेरा टोटल एक्टिव पावर। अब हम लोग रिएक्टिव पावर की बात करते हैं भाई। तो पहले आप सोचिए, यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है और यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है भाई, दोनों का वैल्यू सेम है, और दोनों का वैल्यू सेम है इसका मतलब क्या, दोनों जो है सेम रिएक्टिव पावर। भाई देखिए ना, इसके क्रॉस भी टोटल वोल्टेज VT है, इसके क्रॉस भी टोटल वोल्टेज VT है, और इसके क्रॉस जो रिएक्टेंस देखने को मिलेगा और इसके चलते रिएक्टेंस देखने को दोनों बराबर होंगे भाई, है ना, क्योंकि सप्लाई फ्रीक्वेंसी तो 50 हर्ट्ज जो भी होगा भाई, है ना, तो दोनों के लिए है ना, तो रिएक्टेंस सेम आएगा। रिएक्टेंस सेम आएगा इसका मतलब क्या, अब हम यहाँ पे रिएक्टिव पावर की बात करें फर्स्ट के लिए, क्या हो जाएगा आपका वोल्टेज इनटू करंट का वो कंपोनेंट जो, यानी हो जाएगा आपका I1 sin phi 1, और सेकेंड वाले ब्रांच की बात करें तो ये भी आपका वोल्टेज इनटू I2 sin phi 2। और हम लोग को पता है, कॉमन सेंस लगा के हम लोगों ने पता कर लिया भाई, दोनों जो है रिएक्टिव पावर बराबर होंगे, तो इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया, तो Q1 इक्वल टू Q2 कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका V इंटू I1 sin phi 1 इक्वल टू V इंटू I2 sin phi 2। V से V कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से भाई मैं I1 का वैल्यू निकाल सकता हूँ I2 के टर्म्स में, क्या हो जाएगा I2 sin phi 2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा sin phi 1। अब भाई मुझे यहाँ से I1 जो है I2 के टर्म्स में पता चल जाएगा, तो सबसे पहले मुझे phi 1 phi 2 निकालना पड़ेगा। तो देखिए पावर फैक्टर मेरा दिया हुआ है
0.01, फाई टू दिया हुआ है 0.02। तो भाई यहाँ से अगर हम लोग फाई निकाले फाई वन तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 0.01, और फाई टू अगर निकाले यहाँ से ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 0.02। इन दोनों का वैल्यू देखते हैं कितना आता है। तो चीज़ों को ज़बरदस्ती नहीं करना भाई, समझना है। ओके, बेसिक जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा आपका, आप समझिए एडवांस आपके लिए उतना ही इजी हो जाएगा। फाइव वन आ जाएगा भाई 89.42, 89.42, और ये आ जाएगा 88.85। तो भाई फाई वन फाई टू आ गया, तो यहाँ पे हम लोग अब सीधे सीधे साइन फाई वन का वैल्यू निकाल सकते हैं और साइन फाई टू का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा आपका ये साइन फाई वन कितना है आपका 89.42। इसका अगर आप देखें या फिर यहीं पे डायरेक्ट डाल देते हैं ना, उतना क्या करना है। ठीक है भाई, ये आ गया ना। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू डाल देते हैं। देख क्या आ जाएगा आपका I2 वैसे रहने देते हैं, साइन फाई टू का वैल्यू हम लोग को पता है 88.85। ठीक है, और साइन फाई वन का हम लोग को वैल्यू पता है भाई 89.42। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे साइन 88.85 और एक हो जाएगा साइन 89.42। एक मिनट भाई, ये आ जाएगा I2 तो वैसे ही रहेगा, और ये हो जाएगा आपका 0.999। क्लियर हुआ? इसको हम लोग यहाँ से हटा ही देते हैं। तो हम लोग को भाई यहाँ से निकल गया I1 जो है ये है 0.999 I2 के बराबर। क्लियर हुआ ना? तो अब हम लोग यहाँ से भाई सीधे सीधे फॉर्मूला लगाते हैं। पावर फैक्टर पूरे सिस्टम के लिए निकाल रहे हैं, तो टोटल एक्टिव पावर डिवाइडेड बाय टोटल एपरेंट पावर, है ना। टोटल एपरेंट पावर को S से रिप्रेजेंट करते हैं। तो भाई देखिए, हम लोग को टोटल पावर तो पता चल गया, कहाँ है हम लोग का P1 P2 कहाँ है भाई, ये लिखा हुआ है हम लोगों ने। ठीक है, क्या है आपका वोल्टेज इनटू I1 cos फाई वन प्लस I2 cos फाई टू डिवाइडेड बाय। अब हम लोग एपरेंट पावर की बात करते हैं भाई। तो पहला जो सर्किट है इसमें एपरेंट पावर कितना होगा बताइए। एपरेंट पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वोल्टेज, क्योंकि एपरेंट पावर क्या होता है V इंटू आई। तो क्या हो जाएगा भाई वोल्टेज इंटू I1, क्योंकि करंट यहाँ से जो आ रहा है I1 आ रहा है भाई टोटल करंट। और वही अगर हम लोग सेकंड के लिए बात करें क्या हो जाएगा वोल्टेज इंटू I2। तो दोनों का अगर हम लोग सम करते हैं क्या हो जाएगा, V कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2। यहाँ पे डाल देते हैं भाई V इंटू I1 प्लस I2। V से V कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा cos फाई इक्वल टू I1 का वैल्यू भाई हम लोग I2 के टर्म्स में लिख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा आपका बताइए, ये I1 है ना, I1 की जगह पुट करते हैं वैल्यू। I1 की जगह कितना हो जाएगा बताइए 0.99 I2 इंटू cos फाई वन। cos फाई वन का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी पता है, यहाँ पे डाल देते हैं 0.01 प्लस I2 वैसे रहने देते हैं। cos फाई टू का वैल्यू पता है 0.02, डिवाइड कर लेंगे I1 प्लस I2। तो I1 का वैल्यू पहले डालते हैं I2 के टर्म में। तो I1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई 0.999 I2 प्लस I2। अब हम लोग I2 कॉमन लेते हैं सबसे पहले। तो I2 अगर कॉमन लेंगे क्या हो जाए 0.999 इंटू 0.01 प्लस 0.02
और नीचे में भी I2 कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा 0.999 प्लस 1 प्लस 1। तो भाई ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बस इसका वैल्यू आपको कैल्शियम में डालना है। तो सॉल्व करते हैं फटाफट। 0.999 इंटू 0.01 प्लस 0.02 डिवाइडेड बाय 0.999 प्लस 1, ये आ जाएगा भाई आपका 0.015। क्लियर हुआ? तो भाई इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब हम लोग शॉर्टकट मेथड देखते हैं। भाई शॉर्टकट मेथड क्या करेंगे, यहीं पे हम लोग को पता चल गया कि भाई I1 जो है लिखा है ना, I1 जो है 0.999 I2 के बराबर, यानी आप कह सकते हैं ना भाई ये 1 के बराबर है, समझे? तो ये 1 इंटू I1 कर लेंगे, तो 1 का मतलब नहीं है, इसका मतलब कि I1 I2 दोनों यहाँ पे क्या है, बराबर हो चुके हैं। इतना समझ में आया? कॉमन सेंस लगाना है फास्ट कैलकुलेशन के लिए। पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया भाई, स्टेप बाय स्टेप हम लोग शॉर्टकट देखेंगे, क्योंकि एसएससी मतलब टाइम, भाई टाइम हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो I1 इक्वल टू I2 हो गया, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं cos फाई क्या है आपका टोटल पावर, तो टोटल पावर क्या हो जाएगा V इंटू, यहाँ पे लिख लेते हैं I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I के बराबर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा V इंटू I1 cos फाई 1 प्लस, एक स्टेप और करके लिख रहा हूँ, नहीं तो लिखने का कोई मतलब नहीं भाई, cos फाई 2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा V इंटू I1 प्लस टोटल अपरेंट पावर ना जोड़ेंगे ना भाई, V1 V2 क्या, V तो सबके पास बराबर है, V इंटू I1 प्लस V इंटू I2, हम लोग को पता है दोनों बराबर है, I के बराबर, सब जगह I पुट कर दीजिए, तो V इंटू I cos फाई 1 प्लस V इंटू अगेन I2 की जगह I पुट कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपका V इंटू I प्लस V इंटू I। तो भाई हम लोग ऊपर में VI कॉमन ले रहे हैं, क्या हो जाएगा cos फाई 1 प्लस cos फाई 2 आ गया, और नीचे में अगेन VI कॉमन ले लेंगे, या फिर कॉमन क्या लेना, जोड़ना है ना इसको, 2VI हो जाएगा, 2VI तो कट जाएगा, क्या है आपका सीधे सीधे cos फाई 1 प्लस cos फाई 2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये मेरा एक भाई बेसिक यानी एक स्टैंडर्ड फार्मूला बन गया कि भाई अगर एक लॉसी कैपेसिटर दिया हुआ है और अगर भाई कैपेसिटेंस का वैल्यू सेम है लेकिन रेजिस्टेंस का वैल्यू भले ही एक तरीके से वो, तो हम लोग यहाँ से पता है भाई रिएक्टिव पावर दोनों का सेम आएगा, तो इस तरीके से हो सकते हैं, ये फार्मूला डायरेक्ट लगाएंगे। क्लियर हुआ? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, न्यू पेज पे ओपन करते हैं इस पेज को। और ये सब क्वेश्चन है भाई आप पूरे इंटरनेट पे ढूंढ लीजिएगा, कहीं पे भी आपको इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा प्रॉपर वे में। तो ये है कि भाई कॉन्सेप्ट मेन चीज़ है, कॉन्सेप्ट अगर आपका सही है तो भाई कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगा। अब देखिए सोलेनॉइड का क्वेश्चन भाई, नहीं एक इंडक्टर है मेरे पास, और सोलेनॉइड मतलब इंडक्टर भाई, ठीक है, इस तरीके का कॉइल, इसको सोलेनॉइड बोलते हैं हम लोग। इंडक्टेंस दिया हुआ है, एल का वैल्यू दिया भाई 250 मिली हेनरी, रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ 10 ओम, is connected to a battery. Okay, time taken for a magnetic energy to reach 1/4 of its maximum value। तो यहाँ पे भाई समझिए हम लोग का L का वैल्यू दिया हुआ है 250 मिली हेनरी और आपका R का वैल्यू दिया हुआ है 10 ओम। हम लोग को पता है भाई, जैसे आप RL नेटवर्क पढ़ेंगे ट्रांजिएंट वाले केस में, ट्रांजिएंट की बात हो रही है, ठीक है ना, तो RL सर्किट जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने एक इक्वेशन बनाया था, अभी थोड़ा सा रिवाइज करो, थोड़ा सा फ्रेम बना रहा हूँ भाई ताकि आप कनेक्ट हो सकें। ये L है भाई, ये मेरा R है, और ये मेरा मान लेते हैं स्विच लगा हुआ है। ओके, अभी स्विच मान लेते क्लोज किया हम लोगों ने, और बैटरी लिखा हुआ है, देखिए बैटरी लिखा है नहीं, DC सोर्स लगाएंगे यहाँ पे, मान लेते हैं t = 0 इंस्टेंट पे हम लोगों ने क्या किया, स्विच को क्लोज किया। ओके, और क्योंकि स्विच क्लोज करने से पहले इसमें करंट मेरा 0 था, तो भाई जैसे ही हम लोगों ने t = 0 इंस्टेंट पे स्विच क्लोज किया, तो अभी भी करंट क्या कहेगा इंडक्टर, भाई मेरे अंदर 0 ही रहना चाहिए, समझे, किसी का नहीं सुनेगा। तो अपने अंदर 0 बनाए रखने के लिए, करंट को 0 रखने के लिए क्या करेगा, ये यहाँ पे EMF इंड्यूस्ड करवा लेगा, जिसको हम लोग सेल्फ इंड्यूस्ड EMF बोल रहे हैं, और फिर धीरे 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 हम लोग का क्या होता है, राइज होता है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट केस बनता है भाई, फर्स्ट केस बनेगा राइजिंग ऑफ करंट, और सेकंड केस बनता है इसमें डिके ऑफ करंट, क्योंकि जब हम लोग
मतलब ये पढ़ा रखा भाई, कॉन्सेप्चुअल लेक्चर अभी अपलोड होगा, आप देखिएगा उसको एक बार। इसका जो रिलेशन आता है भाई राइजिंग करंट का, ये है आपका आई टी, क्योंकि टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, इसको हम लोग लिखते हैं आई नॉट इन टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टॉ। क्लियर हुआ? जहाँ पे आई नॉट मेरा था टोटल वोल्टेज, यानी जो हम लोगों ने सप्लाई वोल्टेज है वो डिवाइडेड बाय जो आपका आर होता है ये। ओके, ये आई नॉट का वैल्यू था भाई। आप जाके एक बार लेक्चर रिवाइज कीजिए, पावर सिस्टम में मैंने पूरा पढ़ा है, अभी ड्राइव में भी आपका अपलोड होगा, इस सेशन के बाद अपलोड हो जाएगा। क्लियर हुआ? टी अपॉन टॉ, टॉ जहाँ पे क्या है टाइम कांस्टेंट होता है। तो मेरा ये मेन इक्वेशन है भाई, फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लोग सबसे पहले टाइम कांस्टेंट की बात करें तो आरएल नेटवर्क का टाइम कांस्टेंट क्या होता है भाई बताइए? एल अपॉन आर। एल दिया हुआ आपका 250 मिली हेनरी डिवाइडेड बाय आर का वैल्यू दिया आपका 10 ओम। 1 0 से 1 0 काट देते हैं, कितना हो जाएगा 25, और मिली मतलब क्या आ गया भाई 1000 नीचे आएगा, कितना हो जाएगा 25 चौका 100 यानी 1/40। और टाइम कांस्टेंट इसका मतलब क्या है? इसका यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है भाई। ठीक है, तो हम लोगों ने टाइम कांस्टेंट फाइंड आउट कर लिया। अब क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है द टाइम टेकन, क्योंकि भाई समझिए करंट मेरा धीरे धीरे राइज हो रहा है भाई, जैसे टाइम बीत रहा है वैसे राइज हो रहा है। इसका मतलब क्या? करंट राइज हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है भाई वो भी एक तरीके से बढ़ेगा ना, समझ गए? जो मैग्नेटिक फील्ड है ये बढ़ेगा, बढ़ते चला जाएगा, यानी नंबर ऑफ फील्ड लाइन बढ़ते चला जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपको वो टाइम बताना है, द टाइम टेकन फॉर मैग्नेटिक एनर्जी टू रीच 1/4 ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। यानी सबसे पहले तो हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू इसका निकालना पड़ेगा। किसका? ये जो इंडक्टर एनर्जी स्टोर कर रहा है उसका। तो हम लोग को पता भाई कि जो एनर्जी स्टोर करता है इंडक्टर क्या होता है आपका? हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर, है ना भाई? तो क्योंकि करंट का मेरा ये इक्वेशन है, तो यहाँ पे देखिए हाफ एल को ऐसे रहने देते हैं, बाद में हम लोग पुट करेंगे आई का स्क्वायर भाई। इसका मतलब क्या हुआ? इस पूरे टर्म को यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। फर्स्ट इक्वेशन जो है ना ये मेरे को पुट करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे लिख देता हूँ आई टी का स्क्वायर, आई टी का स्क्वायर करना पड़ेगा मेरे को। तो करंट का वैल्यू जब आप पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? हाफ एल, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टॉ का स्क्वायर। सबका स्क्वायर है ना, तो कर दिया हम लोगों ने। अब यहां पे देखिए ये हो जाएगा मेरा क्या? एनर्जी। लेकिन भाई अब मुझे मैक्सिमम एनर्जी चाहिए, मैक्सिमम एनर्जी। ये मैक्सिमम मतलब ये सिंपल एनर्जी का भाई इक्वेशन बना, जो कि टाइम का फंक्शन है, टाइम के हिसाब से चेंज होगा। अब मेरे को मैक्सिमम एनर्जी चाहिए। मैक्सिमम एनर्जी कैसे हम लोग निकालेंगे बताइए? हम लोग को देखना भाई, देख जो L का वैल्यू है ये कांस्टेंट है, V का वैल्यू कांस्टेंट है, R का वैल्यू कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई पूरा टर्म भी क्या है? कांस्टेंट। तो ये तो ऐसे ही रहेगा हमेशा भाई, ये कांस्टेंट है। अब देखिए 1 भी आपका कांस्टेंट है। अब यहाँ पे क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ e टू दी पावर माइनस टी अपॉन टॉ। तो भाई इसका वैल्यू मेरे को क्या करना होगा? इसका वैल्यू भाई अगर 1 बन जाए, 1 नहीं इसका 0 बनाना पड़ेगा मेरे को, ठीक ना भाई? क्योंकि 1 बनेगा तो ये तो 1 1 कैंसिल आउट होकर पूरा को 0 बना देगा, है ना? मेरे को इसका वैल्यू 0 बनाना पड़ेगा भाई 0 बनेगा तभी तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 1 बचेगा, ये 0 खत्म हो जाएगा ना, समझ में आया? तो इसको अगर मुझे 0 बनाना है तो सीधी सी बात है, इसको 0 हम लोग कैसे बनाएं? या फिर ऐसे पहले कॉमन सेंस लगाइए भाई। यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी कब आएगा बताइए? मैक्सिमम एनर्जी कब आएगा? जब पूरा का पूरा ये ईएमएफ जो बना हुआ है, जो अपोज कर रहा है, ये खत्म हो जाएगा, है ना? यानी स्टेडी स्टेट आ जाएगा, तभी तो ये शॉर्ट होगा। शॉर्ट होगा इसमें तो क्या? पूरा का पूरा करंट जो इंडक्टर के क्रॉस जाएगा। तो टी इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे, है ना? टी की जगह मेरे को इन्फिनिटी पुट करना पड़ेगा। अब देखते हैं ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी का क्या वैल्यू होता है। इसका भाई 0 आएगा, ठीक है? ई टू द पावर, क्योंकि देखिए ना टी की जगह मैंने माइनस इन्फिनिटी पुट कर दिया, तो भाई इसको टॉ से डिवाइड करता होगा, इन्फिनिटी आएगा ना। ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी 0 का होता है। अब ऐसे भी कॉमन सेंस लगा सकते हैं भाई, जब ये है ना पूरा शॉर्ट हो जाएगा, इसमें तो क्या मैक्सिमम करंट तभी तो फ्लो होगा उसके अंदर, और तभी तो मेरा मैक्सिमम एक तरीके से एनर्जी उसमें आएगा, मैग्नेटिक एनर्जी। तो वही है भाई, ये तो मेरा 1 बच जाएगा, ये मेरा 0 हो गया। इसका मतलब क्या? सिर्फ और सिर्फ मेरा ये बचेगा आगे वाला जो टर्म है, हाफ एल इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये मेरा भाई मैक्सिमम एनर्जी हो गया। इसको मैं थोड़ा अरेंज करके लिखता हूँ, ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू एल। ये मेरा मैक्सिमम एनर्जी हो गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ने बोला कि भाई
आप वो टाइम बताइए कि भाई जिस टाइम पे आपका जो मैग्नेटिक एनर्जी हो मैक्सिमम वैल्यू का कितना हो जाए, 1/4 हो जाए। 1/4 कहने का मतलब क्या, 1/4 कहने का मतलब क्या भाई कि ये जो मेरा मैक्सिमम एनर्जी आया है इसका मुझे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे लिखता हूँ 1/4 ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या फिर इसी को हम लोग एनर्जी बोल सकते हैं, क्योंकि इंडक्टर जो है भाई आपका मैग्नेटिक फील्ड के रूप में तो एनर्जी को स्टोर करता है। क्या हो जाएगा इसको, यानी ये मेरा मैक्सिमम एनर्जी था v²/r², यहाँ पे r² है भाई, r² इंटू l, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 4 से। तो इसको डिवाइड कर 1/4 करना ना, 1/4 करना भाई, इसका 1/4 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका, एक मिनट भाई, 1/4 टाइम है या क्या है, एक मिनट, क्वेश्चन क्या है, टू रीच 1/4, तो 1/4 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा भाई सीधे सीधे। ओके, तो 4 से अगर आप डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1/, ठीक है, ये हो जाएगा v²/r² इंटू l। 1/4 बोल रहा है, 1/4 टाइम, ये कंफ्यूजन आ रहा है, एक मिनट भाई, ठीक है। सही भाई, इतना ही होगा। अब हम लोग आगे आते हैं भाई, क्योंकि मुझे यहाँ पे टाइम निकालना है। तो ये तो हम लोग को पता चल गया भाई कि मैक्सिमम एनर्जी मेरा ये था और 1/4 एनर्जी मेरा ये होगा, लेकिन किस टाइम पे होगा मेरे को बताना है। तो एनर्जी का जो जनरल इक्वेशन है, एनर्जी का जनरल इक्वेशन ये ना, समझ गए, इस इक्वेशन को मैं उठा रहा हूँ, यानी ये टाइम का फंक्शन है, यहाँ पे एनर्जी टाइम का फंक्शन है। तो हम लोग लिख सकते हैं भाई ये मेरा जनरल इक्वेशन है, यानी हाफ L इंटू v²/r² 1 माइनस e⁻⁻t/2 और ये कितने के बराबर हम लोग को चाहिए, मस्ट बी इक्वल टू 1/8 इंटू v²/r² इंटू l के बराबर चाहिए, तभी तो, मतलब ये जनरल इक्वेशन है, ये जनरल इक्वेशन क्या है, इतने के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग टाइम का वैल्यू निकाल सकते हैं भाई। तो अब देखिए जो जो कटेगा काट देते हैं। अगर आप देखें तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 4, तो ये पूरा का पूरा टर्म अगर उधर जाएगा भाई, और ये पूरा का पूरा टर्म देखिए ये पूरा इधर डिवाइड में आ जाएगा ना, तो ये पूरा पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, ये बचेगा आपका, एक मिनट भाई, यहाँ पे 2 है ना, इस 2 को अंदर लेके आते हैं, यहाँ पे 2 कर लीजिए, 4 को बाहर रहने देते हैं। तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, सेम है, कट जाएगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 माइनस e⁻⁻t/2, इसका स्क्वायर इधर हो जाएगा आपका 1/4, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट चढ़ जाएगा, 1 माइनस e⁻⁻t/2 ये हो जाएगा √1/4। 1/4 का मतलब क्या, 1 का रूट 1 और 4 का यानी 1/2 हो जाएगा। तो अभी देखें ये हो जाएगा माइनस e⁻⁻t/2, 1 को, क्योंकि भाई ये 1 इधर प्लस में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर आप माइनस करेंगे क्या है, हाफ मतलब 0.51, तो क्या बचेगा, माइनस e⁻⁻t/2 ये हो जाएगा आपका माइनस 0.5। भाई -1 में से 0.5 घटाएंगे तो क्या होगा, 0.5 बचेगा, है ना। और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/2, कट जाएगा, माइनस माइनस, यहाँ पे क्या बचा, e⁻⁻t/2 इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/2। अब ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन भाई आपका एक्सपोनेंशियल टर्म में नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन आपका दिया हुआ है लॉगरिथमिक में। तो अब देखिए जो यहाँ पे एक समझिए ध्यान से, जो एक्सपोनेंशियल टर्म होता है भाई, ठीक है, एक्सपोनेंशियल टर्म एंड जो लॉगरिथमिक टर्म होता है, ठीक है ना, ये दोनों समझिए एक ही चीज़ है। अगर आपके पास कोई एक्सपोनेंशियल में दिया हुआ है, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान लेते भाई आपका a⁻x दिया हुआ है, और या फिर ऐसे हम लोग वैल्यू ले लेते हैं भाई,
जैसे मान लेते हैं 2 का पावर 3 कर ले रहे हैं, तो 2 का पावर 3 कितने के बराबर होता है भाई? यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा, है ना, 2 4 जा 8 हो जाएगा, इतने के बराबर होगा भाई। क्लियर हो रहा है? अब क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल में क्या होता है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना भाई, ए मान लेते हैं मेरा बेस है, इसको बेस बोला जाता है, ये बेस है, जिस पे भी पावर चढ़ाता है उसको बेस बोलते हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं मेरा एक्स और ये मान लेते हैं भाई मेरा वाई, इस तरीके का फॉर्मेट में दिया हुआ है ना। ये मेरा बेस हो गया, पावर हो गया और ये मेरा रिजल्ट, तो ये एक्सपोनेंशियल टर्म बोला जाता है। तो अगर आपके पास कोई भी फंक्शन एक्सपोनेंशियल टर्म में दिया हुआ है तो उसको हम लोग कैसे एक तरीके से लॉग में लिखेंगे, ये चीज़ सीखिए आप पहले। तो इसको अगर मुझे लॉग में लिखना है, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम होगा भाई। अब समझिए, लॉग में अगर आपको लिखना है तो सबसे पहले आप देखिए कि भाई कहाँ पे मेरा पावर चढ़ा हुआ है, कहाँ पे मेरा बेस है, यानी सबसे पहले हम लोग ढूंढेंगे कौन सा फॉर्मेट, ये वाला फॉर्मेट, इसको पहले देखेंगे, ठीक है। ये किसी किसी बुक में आपका ऐसे भी लिखा रह सकता है भाई। जैसे मान लेते हैं आपका ये हो जाएगा x का पावर y इक्वल टू मान लेते हैं z, है ना। तो x मेरा बेस हो गया, इसको हम लोग बेस बोलते हैं, ये मेरा पावर है और ये मेरा रिजल्ट या फिर आउटपुट आप बोल सकते हैं। क्लियर हुआ ना? तो हम लोग को सबसे पहले, क्योंकि एक्सपोनेंशियल टर्म में दिया हुआ है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में दिया हुआ है, इसको मुझे लॉगरिथमिक टर्म में लिखना है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं भाई कौन सा फंक्शन, बेस को पहले ढूंढेंगे, कौन सा बेस है, यही तो बेस है मेरा, समझ गए। इसमें बेस कौन सा, a है, इसमें कौन सा बेस है, x है। तो सबसे पहले हम लोग का स्टेप होता है, यहां पे लिखिए स्टेप 1 फाइंड द बेस, ठीक है। तो बेस क्या है मेरा, 2 है, इसमें a है, इसमें x है, और अभी एक दो सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे log, क्योंकि log में लेकर जा रहे हैं भाई। अब यहाँ पे बेस डालेंगे, तो अपने में क्या है, बेस 2, तो यहाँ पे लिख देंगे बेस 2। जैसे आपने log पढ़ा होगा तो log में यहाँ पे लिखते हैं ना भाई, बेस e है ना। कभी कभी आपका log बेस 10 होता है, समझ गए। तो ये सब क्या है अभी आपको समझ में आएगा। तो अभी हम लोगों ने log लिख दिया, log के बाद हम लोग को बेस ढूंढना होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को बेस लिखना पड़ता है भाई। तो बेस लिख दिया 2 है। अब यहाँ पे समझिए, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं भाई, ये जो रिजल्ट है ना, ये जो आउटपुट आया है, ये आउटपुट क्या होता है, इसके ऊपर चढ़ जाएगा। क्लियर हुआ? जैसे यहाँ पे 2 का पावर 3 इक्वल टू है आपका 8, इसको मुझे लॉग में लिखना है, तो पहले बेस मैंने लिख दिया 2। अब क्या होता है, ये पावर जो है यहाँ पे आ जाएगा, बेस पे आ जाएगा, यानी 2 पे आ जाएगा पावर, और ये जो मतलब आउटपुट जो है भाई, ये जो आउटपुट यानी जो रिजल्ट है 2 पे चढ़ जाएगा, और ये जो 3 है ना, ये 3 बाहर आ जाएगा, यानी ये 3 इधर आ जाता है इक्वल टू के उस साइड में, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 3। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? सो तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम लोग बेस ढूंढना भाई, तो लॉग बेस 2 हो जाएगा, ये जो है आपका इधर आ जाता है, ठीक है, यानी बेस पे का पावर बन जाएगा, और ये जो है आपका इधर इक्वल टू में हो जाएगा। अगर आप इसका कैल्शियम में वैल्यू निकालते हैं, कैल्शियम अगर आप वैल्यू निकालते हैं भाई, 1 मिनट, देखिए भाई, कैल्सी में ये वाला जो बटन है ना, जो ऑन का बटन है, जस्ट नीचे में जो बटन लिखा हुआ है देख रहे हैं ना, लॉग, और नीचे में आपका ये बेस के लिए दिया हुआ है। तो इस बटन को आप दबाएंगे तो आ गया। अब यहाँ पे भाई मेरा बेस क्या है, 2 है, 2 डाल दिया मैंने, और पावर कितना है, 8। तो इसको आप इक्वल टू करेंगे तो देखिए ये 3 के बराबर आया नहीं आया, बोलिए, है ना। तो इस तरीके से भाई अब चेक करना है। तो आप समझिए कि भाई हम लोग का अगर कहीं पे भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ है, उसको हम लोग लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। लॉग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जस्ट समझा दिया मैंने आपको कि भाई सबसे पहले बेस देखना है, कहाँ पे भाई किसके ऊपर पावर चढ़ा हुआ है, ठीक है। 2 का पावर 3 था, तो 2 मेरा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो पहले लॉग लिखिए, नीचे में बेस डाल दीजिए, ये जो आउटपुट है इस पर चढ़ जाता है। एक दो और करते हैं क्वेश्चन हम लोग। जैसे मान लेते हैं हम लोग का 5 का पावर 3 है इक्वल टू, अब 5 5 जा 25, और फिर से हम लोग 5 का पावर 3 मतलब क्या भाई, 5 गुना 5 गुना 5, समझे। तो 5 5 25, और ये हो जाएगा आपका 125। क्लियर हुआ? तो अभी इसको हम लोग लॉग में देखें, सबसे पहले देखिए ये मेरा बेस है, इसका मतलब क्या, मैं लिखूंगा लॉग बेस 5 हो जाएगा, ये आउटपुट इसका पावर बन जाता है, ठीक है, और ये मेरा रिजल्ट बन जाएगा। इसको आप कैल्शियम में डाल के देख लीजिए, सेम आंसर आएगा। देखें यहाँ पे ये लॉग हो गया भाई, 1 मिनट, बेस मेरा 5 है, पावर मेरा 125, इसको सॉल्व करेंगे 3 के बराबर आएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया भाई मेरा
एक्सपोनेंशियल को लॉग में कन्वर्ट करना। और वही अगर आपका कोई लॉग दिया हुआ है ना, जैसे देखिए लॉग दिया हुआ है मेरा, लॉग का बेस 2 का पावर 8 इक्वल टू 3, तो यहाँ पे भाई अगर इसको फिर से मुझे एक्सपोनेंशियल में जाना है, एक्सपोनेंशियल मतलब इसको एंटी लॉग बोलते हैं भाई, ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं एंटी लॉग। तो एंटी लॉग अगर आप लेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि भाई ये जो आउटपुट है ना, ये जस्ट देखिए सबसे पहले जो यहाँ पे हम लोग का स्टेप 1 था बेस देखना है। सबसे पहले हम लोग बेस देखा था ना भाई, यहाँ पे बेस था तो लॉग बेस लिख दिया था और ये पावर चढ़ गया था और ये 3 इधर आ गया। इधर भी हम लोग सबसे पहले बेस देखना भाई, तो बेस क्या है मेरा 2 है तो 2 लिख दीजिए। इधर जो आपका रिजल्ट है ना, ये इसका पावर बन जाएगा और ये जो पावर है आपका ये क्या हो जाता है, आपका रिजल्ट बन जाता है। ये हो गया मेरा एक तरीके से सेम चीज। क्लियर हुआ? इसका वैल्यू आपस में बराबर है। क्लियर हुआ ना? तो इस तरीके से भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लॉग में और लॉग को फिर हम लोग वापस एक्सपोनेंशियल में। जैसे यहाँ पे देखिए सबसे पहले बेस देखिए 5 है और ये इधर आउटपुट जो है पावर बन जाएगा और ये पावर जो है आपका ये रिजल्ट बन जाएगा। इसको हम लोग एंटी लॉग बोलते हैं। एंटी मतलब जस्ट अपोजिट। तो ये इस चीज आपको समझ में आ गया भाई। ओके, बाकी आप थोड़ा सा आप लेक्चर देख लीजिएगा यूट्यूब पे जाके, खासकर 11-12 वाला, वहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग कहाँ पे थे अभी, हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था भाई, ठीक है, यहाँ तक कर लिया था। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये e का पावर यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है भाई, है ना। तो यहाँ पे मेरा क्या है, बेस क्या है भाई, बेस मेरा e है, समझ गए, ये मेरा बेस है, ये मेरा पावर है भाई पूरा, और ये मेरा क्या है, ये मेरा रिजल्ट है, फिर कहीं आउटपुट है। तो अभी इसको मुझे लॉग में लेकर के आना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो लॉग लिखना भाई, क्योंकि लॉग में जाना हम लोग को, तो लॉग लिख देंगे। बेस देखें तो बेस लिख दिया मैंने। अब हम लोग का ये जो आउटपुट है क्या बन जाएगा, रिजल्ट बन जाएगा भाई, सॉरी ये जो रिजल्ट है मेरा पावर बन जाएगा, ठीक है, इक्वल टू। अब यहाँ पे जो पावर है, बेस का जो पावर है इधर आ जाता है, माइनस टी अपॉन टॉ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब भाई मेरे को पता है ये जो टॉ है ये इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन भाई। इसको मैं इधर ले आता हूँ तो टॉ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी लॉग में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा ई का पावर हाफ, और ये हो जाएगा माइनस टी। अब देखिए हम लोग को पता है भाई एक प्रॉपर्टी है, लॉग में बहुत सारी प्रॉपर्टी है, तो एक प्रॉपर्टी होता है प्रॉपर्टीज, यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। एक प्रॉपर्टी है भाई कि अगर आपके पास लॉग बेस कुछ भी हो सकता है, ठीक ना भाई, एक्स वाई जेड ई कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे अगर मान लेते हैं बेस ई है, या फिर मान लेते हैं कुछ भी बेस मान सकते हैं भाई, ए बी सी जो भी है, ठीक है ना, रटना नहीं है इसको। और इसका पावर भाई मान लेते हैं एक्स वाई, इस तरीके से। तो अगर मुझे इसका रेसिप्रोकल लेना होगा ना, जस्ट रेसिप्रोकल लेना होगा, यानी y को ऊपर और x को मैं नीचे लाना चाहता हूं, तो इसके लिए मुझे आगे में एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा। ये हो जाएगा log बेस a और ये हो जाएगा आपका y बाय x। समझ में आया? ये जस्ट फ्लिप हो जाता है भाई। तो फ्लिप करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, माइनस एक तरीके से आगे निकालना पड़ता है, प्रॉपर्टी है अपने आप में। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, log बेस मान लेते ही है, इसका मान लेते भाई a बाई बी पावर है। तो इसको अगर मुझे फ्लिप करके लिखना है तो क्या लिखेंगे, माइनस लॉग बेस e, और ये हो जाएगा आपका b अपॉन ए। प्रॉपर्टी होता है भाई। तो यही प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं कि भाई हम लोग यहाँ पे माइनस टी है ना, लेकिन हमको टी चाहिए भाई, टाइम चाहिए, तो माइनस को हटाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो टॉ है छोड़ देते हैं, इसको ऐसे कैसे रन देते हैं, कांस्टेंट वैल्यू है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, e टू द पावर यहाँ पे कर रहे हैं 2/1। अब 2/1 है भाई, इसका मतलब क्या है, इसको करने के लिए क्या करना पड़ता है, देखिए यहाँ पे क्या है, इसको मैं एक मिनट, इसको मैं दूसरे स्टेप में करता हूँ। इसको मैं उठा रहा हूँ, क्या है मेरा, इसको ऐसे रन देते हैं, टॉ को ऐसे रन देते हैं, ये है भाई 1/2। तो भाई मुझे इसका उल्टा करना है, 2 को ऊपर लेके आना है। तो भाई क्या हो जाएगा, टॉ है तो टॉ तो वैसे ही रहेगा, लॉग बेस ही वैसे रहेगा, ये हो जाएगा 2/1। और 2/1 क्या, इसका मतलब माइनस इधर आ जाएगा। इसका मतलब क्या कि भाई इतने वैल्यू की जगह मैं ये रख सकता हूँ। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टॉ वैसे का वैसे रहेगा, इस पूरे टर्म की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ भाई, ठीक है ना, है ना, माइनस टॉ। भाई इस पूरे टर्म की जगह देखिए ना, टॉ इसी में इंक्लूडेड है ना, समझ में आया? ये पूरे टर्म की जगह मैं लिख सकता हूँ ये वैल्यू माइनस टॉ लॉग बेस ई
ये हो जाएगा 2, 1 लिखना कोई मतलब नहीं है भाई, इक्वल टू माइनस टी, माइनस टी से मतलब माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए, टो लॉग, ठीक है, बेस ई का पावर 2। अब यहाँ पे टो का वैल्यू मेरे को पता है कितना था, 1/40 था भाई, स्टार्टिंग में निकाला था हम लोगों ने, और ये हो जाएगा लॉग बेस ई का पावर 2। तो इस तरीके से भाई आपको सॉल्व करना है। अब इसका आंसर ऑप्शन देखते हैं कहाँ है हम लोग का, यही है ना, डी फॉर डॉग, 1/4 लॉग बेस ई का पावर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, एन इंडक्टर इज सप्लाइड फ्रॉम अ साइनसोडियल वोल्टेज सोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इन द इंडक्टर चेंजेस फ्रॉम पीक। अब हम लोग को यहाँ पे पता है भाई सेम चीज़ है, देखिए इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे कर लेते हैं कि भाई मेरे पास एक कॉइल है, इसके अंदर भाई हम लोगों ने साइनसोडियल वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है, तो भाई यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, इस तरीके का इनपुट वोल्टेज है, तो इसके चलते करंट भी कुछ लैग करके आएगा, लेकिन करंट भी क्या मेरा साइनसोडियल ही है ना, समझे, तो ये मेरा करंट हो गया भाई। अब हम लोग को पता है भाई करंट और वोल्टेज क्या होता है, फेज, करंट और मैग्नेटिक फील्ड फेज में होते हैं, है ना। तो भाई आप कह सकते हैं जब मेरा करंट जीरो होगा तो फ्लक्स भी जीरो, करंट मैक्सिमम तो फ्लक्स भी मैक्सिमम, इस तरीके से चेंज होगा, मतलब जिस तरीके से करंट चेंज हो रहा है उसी तरीके फ्लक्स भी आपका चेंज होगा भाई। यानी यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा उसका जो बिहेवियर होगा ये कुछ इस तरीके का होगा, है ना, समझ गए। करंट जब इतना था तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी इतना ही है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इन द इंडक्टर चेंजेस फ्रॉम पीक वैल्यू टू द मिनिमम वैल्यू। अब एनर्जी बोलिए या फिर कहिए आप सीधे सीधे मैग्नेटिक फील्ड को बोलिए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के रूप में ही स्टोर होता है ना भाई। तो बोल रहा है पीक से, ये मान लेते हैं पीक है इसका, तो पीक से मिनिमम तो क्या, जीरो पे आने के लिए जो टाइम लगता है कितना लगता है भाई, 10 मिली सेकेंड लगता है। तो सबसे पहले मेरे को इस ग्राफ में टाइम पीरियड देखना पड़ेगा भाई। टाइम पीरियड क्या होता है, एक साइकिल बनने में जो भी समय लगता है, तो इसको पहले मैं यहाँ से मिटाता हूँ। अभी हम लोग टाइम पीरियड देखते हैं। तो भाई देखिए मान लेते हैं इसको मैं रेफरेंस मारा, यहाँ से स्टार्ट हुआ मेरा, यहाँ पे खत्म हुआ, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेरा टाइम पीरियड हुआ, कोई दिक्कत। अब इसमें देखिए हम लोग को पता है भाई, हम लोग को पता है कि ये मान लेते हैं मेरा स्टार्टिंग है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया, पाई हो गया, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया, अगेन पाई नहीं है, 2 पाई हो जाएगा। तो इसको हम लोग 2 पाई, ये मेरा भाई पाई है और ये मेरा 0 है, ऐसे आप सोच सकते हैं। तो भाई यहाँ से यानी मैक्सिमम से मिनिमम में आने के लिए जो टाइम लग रहा है मेरा, कितना लग रहा है, 10 मिली सेकेंड। तो इसको मैं ऐसे दिखाता हूँ यार, कि इतना क्या कॉम्प्लिकेटेड करना, बस समझिए साइनसोडियल है। तो यहाँ से आने में भाई मेरा जो टाइम लग रहा है ये 10 मिली सेकेंड। और हम लोग को पता है कि भाई ये क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक एक साइकिल है, ये मेरा एक साइकिल बनने में जो भी टाइम लगता है तो टी बोलते हैं भाई, ठीक है ना, टाइम पीरियड टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब देखिए कि भाई ये जो होगा ना, इतना डिस्टेंस जो होगा ये मेरा क्या हो जाएगा, t/4 हो जाएगा। बोलिए t/4 कैसे, क्योंकि भाई आप देखिए ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है t/2 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस जो है आपका t/2 है। तो अगेन आप देखिए यहाँ से यहाँ आएंगे तो क्या हो जाएगा, t/2 का भी आधा करना है ना, t/2 का भी आधा करना है भाई। इसका मतलब क्या हो जाएगा, t/4 हो जाएगा। तो t/4 का वैल्यू दिया हुआ है कि भाई t/4 यानी मैक्सिमम से मिनिमम पे आने के लिए जो समय लग रहा है t/4 है। तो t/4 का वैल्यू आपका दिया हुआ 10 मिली सेकेंड। तो एक सेकेंड में कितना हो जाएगा, 10 मिली सेकेंड डिवाइडेड बाय t/4, 4 ऊपर चला जाएगा। हम लोग कितने के लिए देखना है, t के लिए, नहीं पूरा एक साइकिल के लिए देखना भाई। क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पूछा भाई। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, F = 1/t, यानी टाइम पीरियड निकाल लेंगे उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो इतने पे इतना था, एक पे इतना है, तो t पे कितना हो जाएगा, तो t सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 मिली सेकेंड डिवाइडेड बाय t, यहाँ पे 4 वैसे ही है, और ये वाला t यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40 मिली सेकेंड भाई। तो 40 मिली सेकेंड क्या हो गया, मेरा टाइम पीरियड हो गया। और 40 मिली सेकेंड टाइम पीरियड हो गया, इसका मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, इसका जस्ट रेसिप्रोकल लेके F = हो जाएगा 1/t, t की जगह 40 लिख दिया हम लोगों ने, मिली था तो मिली को ऊपर लेके जाएंगे यानी 1000 बन जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा यानी कितना हो जाएगा 25, यानी 25 हर्ट्ज भाई। आगे बढ़ते हैं हम लोग, द वोल्टेज वेव V = Vm sin ωt - 15 डिग्री, ठीक है। यानी हम लोग का यहाँ पे एक वोल्टेज दिया हो भाई, तो हम लोग इसको पहले दिखाते हैं अपने x एक्सिस y एक्सिस पे। तो इसको मैं रेफरेंस मान रहा हूँ भाई, x एक्सिस मेरा रेफरेंस है, वोल्टेज मेरा 15 डिग्री लैग कर रहा है, तो ये मान लेते भाई मेरा V है, यहाँ से 15 डिग्री लैग रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग को देखना होता है। ये हो गया माइनस नहीं मतलब 15 भाई, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखाते हैं माइनस में मतलब नहीं बनता यहाँ पे। तो ये हो गया भाई मेरा 15 डिग्री।
अब आगे बढ़ते हैं। इफ द करंट लीड द वोल्टेज बाय 10 डिग्री, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट इज Im, देन द इक्वेशन ऑफ द करंट। तो इक्वेशन ऑफ द करंट आपको बताना ना, तो वो थोड़ा सा भाई इसको मुझे बड़ा बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मुझे एक चीज़ और दिखाना है ना। तो सबसे पहले इसको मैं मिटाता हूँ, यहाँ पर बड़ा बनाते हैं। देख, ये एक्स एक्सिस को मैंने रेफरेंस मान लिया भाई, रेफरेंस है मेरा। ये मान लेते भाई मेरा वोल्टेज है जो कि 15 डिग्री लैग कर रहा है। करंट क्या है? करंट भाई इस वोल्टेज से लीड कर रहा है। तो अगर ये मेरा वोल्टेज है तो वोल्टेज से कितना 10 डिग्री लीड कर रहा है भाई। तो 10 डिग्री लीड करवाते, लीड का मतलब क्या कि भाई वोल्टेज से मुझे एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा 10 डिग्री। तो यहाँ से हम लोगों ने मान लिया, ये मान लेते भाई मेरा करंट आई है, और ये क्या हो रहा है? वोल्टेज से 10 डिग्री लीड कर रहा है भाई। ये हो गया 10 डिग्री। तो अब क्या पूछा है? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट इज Im, देन इक्वेशन ऑफ द करंट। तो भाई इक्वेशन ऑफ द करंट का मतलब क्या है कि भाई हम लोग को रेफरेंस से सोचते हुए आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका एंगल होगा ना, करंट का कुछ एंगल दिखाना पड़ेगा। जैसे भाई इस रेफरेंस से ये वोल्टेज क्या हो रहा है? 15 डिग्री लैग कर रहा था, तो 15 डिग्री आपने मेंशन किया ना भाई यहाँ पे, तो करंट भी तो लैग कर रहा है इस रेफरेंस से। कितना लैग करेगा? ये एंगल बताना है मेरे को, क्योंकि इक्वेशन तो आपका ऑलरेडी लिखा हुआ Im sin ओमेगा टी, Im sin ओमेगा टी। बस मेरे को फेज डिफरेंस देखना भाई, मतलब ये यहाँ से रेफरेंस से देखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक भाई मेरा 15 डिग्री है, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा 15 डिग्री है, ठीक है। अब ये एंगल मेरा 10 डिग्री है। इसका मतलब क्या भाई? इस टोटल में से अगर मैं ये डिस्टेंस माइनस कर दूं, ये वाला डिस्टेंस, तो भाई मेरे को ये डिस्टेंस मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? बोलिए। हाँ, तो 15 में से अगर मैं 10 माइनस करूंगा तो भाई कितना? 5 बनेगा, यहाँ पे 5 बनेगा, यानी ये जो एंगल बनेगा 5 डिग्री बन गया। और अगेन देखिए ये रेफरेंस से क्या हो रहा है? लैग कर रहा है ना भाई, समझ गए? रेफरेंस मतलब क्या है? 0 डिग्री। रेफरेंस का मतलब होता है 0 डिग्री भाई। तो यहाँ से अगेन क्या है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको जाना पड़ रहा है करंट को देखने के लिए। समझते क्या? लैग कर रहा है। कितना से लैग कर रहा है? 5 डिग्री से लैग कर रहा है। ये एंगल 5 डिग्री बना ना, तो क्या हो जाएगा? Im sin ओमेगा टी माइनस 5 डिग्री एम्पियर, डिफॉल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है? द एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट। देखिए भाई यहाँ पे साइन वेव का एवरेज वैल्यू पूछा है, तो हम लोग को पता है कि अगर हम लोग साइन वेव को देखें तो इसका जो एवरेज वैल्यू होगा 0 होगा भाई। किसके लिए? एक कंप्लीट साइकिल के लिए। जितना पॉजिटिव एरिया आएगा उतना ही नेगेटिव एरिया। और लास्ट वाले सेशन में बताया था एवरेज का मतलब होता है एरिया निकालना भाई। एवरेज का मतलब होता है एरिया, या फिर कहीं एवरेज का मतलब होता है DC वैल्यू, ठीक है। तो एक साइकिल के लिए हम लोग कभी भी नहीं निकालेंगे इसका, हम लोग को हमेशा इसका हाफ साइकिल निकालना पड़ता है भाई। तो हाफ साइकिल का ऐसे बेटर होगा, आप याद ही कर लीजिए, ठीक है। तो साइनसोइडल का जो आपका एवरेज वैल्यू होता है भाई क्या होता है? 2Vm अपॉन पाई, 2Vm अपॉन पाई, या फिर करंट के रूप में पूछेगा आई एवरेज, तो ये हो जाएगा 2Im अपॉन पाई। अब निकालेंगे कैसे हम लोग निकालेंगे? तो भाई अभी जस्ट बता एक साइकिल के लिए, तो भाई सॉरी हाफ साइकिल निकाल देते हैं। यहाँ ये क्या है? 0 है, ये मेरा पाई है, यानी सिर्फ और सिर्फ 0 से लेकर पाई तक। तो एवरेज मतलब क्या? मैंने आपको कल ही बताया था, जैसे क्लास है तो भाई मान लेते 3 बच्चे हैं, एक का आया 80 नंबर, दूसरे का आया 90 नंबर, और तीसरे का आया 70 नंबर। तो सीधी सी बात है, सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो ये तो एवरेज है। तो हम लोग को सबसे पहले कहाँ से लेकर कहाँ तक मेरे को ये ऐड करना पड़ेगा ना सब, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से लेकर पाई तक। क्लियर हुआ? किसको आप एक तरीके से ऐड कर रहे हैं? पे कौन सा फंक्शन है? साइन फंक्शन है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? करंट है क्या? ये करंट है, तो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख देते हैं भाई। साइन वेव का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? Im sin ओमेगा टी, समझे? क्योंकि 0 से दिखा रहे थे भाई, तो यहाँ पे कोई फेस शिफ्ट नहीं आएगा, क्योंकि साइन बोल दिया तो 0 से ही दिखाना पड़ेगा हम लोग को। तो ये हो जाएगा आपका Im sin ओमेगा टी। ये मेरा फंक्शन डाल दिया मैंने, इसको भाई इंटीग्रेट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि मेरा ये टाइम का फंक्शन है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है ये, और 0 से लेकर पाई तक कर रहे हैं। अब हम लोग का भाई ये तो पूरा क्या मिल जाएगा? समेशन मिल जाएगा, लेकिन एवरेज फिर टोटल नंबर ऑफ से भी तो डिवाइड करना पड़ता है, यानी 1/t। तो 1/t टी क्या है मेरा? टाइम पीरियड क्या है यहाँ पे? 0 से लेकर पाई, यानी पाई से डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? अब इसको बस डिफरेंशिएट करना, सॉरी इंटीग्रेट करना है। ये मेरा एवरेज हो गया, आई एवरेज। तो सबसे पहले भाई Im को बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट है Im बाई पाई, और यहाँ पे हम लोग का इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई, ये हो जाएगा साइन
ओमेगा टी डी टी। अब इसका बस इंटीग्रेट करना है, तो वो साइन का हो जाएगा माइनस, तो माइनस कॉस है ना, ये हो जाएगा आपका आई एम पॉन पाई माइनस कॉस ओमेगा टी, और इंटीग्रेट कर रहे हैं तो एक ओमेगा नीचे में भी आएगा भाई, ओके ना। तो लिमिट हो जाएगा हमारा 0 से लेके पाई। अब इसका वैल्यू देखते हैं, ओमेगा से डिवाइड करना पड़ेगा, ओमेगा आ जाएगा नीचे। अब बोलिए कैसे आता था भाई, अब इंटीग्रेशन आपको सीखना पड़ेगा यार। अब हम लोग बस लिमिट पुट करना भाई, ठीक है। एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो कॉस पाई का वैल्यू पहले देखते हैं। और यहाँ पे भाई एक चीज़ हम लोगों ने मिस्टेक कर दिया, देखिए हम लोग का, क्योंकि ये जो फंक्शन होता है ना साइनसोइडल फंक्शन, तो अब देखिए यहाँ पे मेरा साइन ओमेगा टी है, नहीं यहाँ पे मेरे को टी नहीं दिखाना पड़ेगा, ओमेगा टी दिखाना पड़ेगा। नहीं ओमेगा टी के हिसाब से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में मेरे को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, सॉरी इंटीग्रेट करना पड़ेगा डी ओमेगा टी के टर्म में। तो डी ओमेगा टी मतलब क्या है भाई, अब यहाँ पे सीधे सीधे क्या हो जाएगा, क्योंकि इसी के टर्म में आपका ये फंक्शन है, तो फिर ये नीचे डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं बनता भाई, ओके। अब ये सिग्नल सिस्टम भाई आपको समझ में आएगा, कैसे हम लोग किसी भी फंक्शन का इक्वेशन लिखते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत हो, यहाँ पे ओमेगा टी क्यों कर दिया अपने मर्जी से, आपने टी क्यों नहीं रहने दिया आपने, है ना। तो भाई क्योंकि ओमेगा टी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ओमेगा टी के वैल्यू जैसे जैसे आप पुट करेंगे ना, वैसे वैसे आपका इक्वेशन का वैल्यू उसी हिसाब से चेंज होते रहेगा, समझ में आया। तो इक्वेशन लिखना आपको एक तरीके से सिग्नल सिस्टम में सीखने को मिलेगा भाई। अभी यहाँ पे बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर हम लोग भटक जाएंगे। ऑलरेडी आपका एमसीक्यू चल रहा है, तो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए। तो अभी देखिए हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करते भाई, क्या हो जाएगा आई एम बाई पाई, और ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस ओमेगा टी, इसी के रिस्पेक्ट में किया ना, तो ओमेगा टी की जगह हम लोग वैल्यू पुट करना पड़ेगा, एक बार पाई और एक बार हो जाएगा माइनस कॉस 0। तो कॉस 0 तो भाई हम लोग को पता है 1 के बराबर होता है, ये हो जाएगा माइनस, अब कॉस पाई देखना है। तो हम लोग को पता है भाई कि यहाँ से लेके आते कॉस हमेशा यहाँ से स्टार्ट होता है ना, तो यहाँ से लेके आते क्या हुआ 90, और यहाँ से लेके आते क्या हुआ भाई, यहाँ से लेके आते 90 डिग्री हुआ ना यार, समझ गए। और यहाँ से लेके आते क्या हो गया, एक तरीके से आपका 180, यानी इसी को तो हम लोग पाई बोल रहे हैं। अब बोलिए पाई तो रेडियन में होता है, तो आप प्रूफ कर लीजिए। देखिए हम लोग को पता है कि भाई 1 रेडियन इक्वल टू क्या होता है आपका, कल वाला सेशन बताया था 360 डिवाइडेड बाई 2 पाई, नहीं ये हो जाएगा आपका 180 अपॉन पाई, ये 1 रेडियन बराबर होता है। तो भाई अगर हम लोग को पाई देखना है, तो पाई के टर्म में आपका क्या हो जाएगा 180 डिवाइडेड पाई इंटू पाई, तो काटेंगे तो क्या हो जाएगा 180 के बराबर ही हो जाएगा, समझे। तो यहाँ से आप देख रहे हो तो ये 90 डिग्री हुआ, और यहाँ से 180 डिग्री हुआ, लेकिन भाई पाई भी तो यही है ना, पाई यानी रेडियन में देख रहे हैं, पाई रेडियन में तो क्या है 180 डिग्री बराबर ही होता है। तो यहाँ से देखिए आपका यहाँ से लेके आते ये पाई आया, तो पाई का वैल्यू क्या मिल रहा है आपको, पाई का वैल्यू क्या मिल रहा है माइनस, है ना। और कॉस का वैल्यू किसके किसी बीच में लाई करता है, 0 से लेके 1 के बीच में, तो ये -1 है यहाँ पे, तो कॉस पाई का वैल्यू -1 हो जाएगा भाई। तो पहले से ही माइनस है और एक और -1 आ गया, इसका मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा ये, और ये माइनस एक मिनट भाई, कहाँ मिस्टेक हो रहा है हम लोग का, देखिए इसको भाई थोड़ा फिर से करते हैं, एक मिनट, कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। आई एम बाई पाई, और ये हो जाएगा माइनस कॉस, अपर लिमिट पुट कर दिया माइनस, और फिर माइनस ऑफ कॉस लोअर लिमिट पुट कर दिया, तो ये आ जाएगा भाई आपका 1 और माइनस माइनस प्लस 1, ओके। तो ये हो जाएगा आपका आई एम अपॉन पाई, बिल्कुल सही है, हो जाएगा आपका, दोनों जुड़ जाएगा, यानी 1 + 1 2 आई एम अपॉन पाई। तो इस तरीके से सॉल्व करना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं, यहाँ तक हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जितना मिस्टेक करेंगे भाई उतना ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो घबराना नहीं आपको क्वेश्चन से। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज ओमेगा, देन द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्टेंटेनियस रियल पावर, इंस्टेंटेनियस रियल पावर का पूछा है भाई। तो सिंपल सा समझिए भाई, इसको हम लोग मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन आप समझिए, जैसे मान लेते हैं कि भाई मेरे पास ये वोल्टेज का ग्राफ है, ओके, ये मान लेते हैं हमारा VT है, और करंट मान लेते हैं भाई आपका करंट मान लेते हैं हम लोग
मान लेते हैं जैसे वीटी हम लोग साइनसोडियल माना ना भाई, उसी तरीके से अगर हम लोग करंट भी दिखाए यहाँ पे, तो एक्चुअली होता क्या है ना, जैसे पावर क्या है हम लोग का, पावर क्या होता है भाई, इंस्टेंटेनियस पावर की बात करें तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इनटू इंस्टेंटेनियस करंट, सही बात है। तो भाई आप देखिए कि भाई जब मेरा, जैसे मान लेते हैं करंट को दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे, मान लेते हैं करंट मेरा लीड कर रहा है कुछ डिग्री से, ओके। तो यहाँ पे देखिए होगा क्या, इनका जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए कि भाई ये दोनों पॉजिटिव है, ये 0 पे है और ये कुछ मैक्सिमम वैल्यू पे, तो 0 इंटू समथिंग, तो 0 से स्टार्ट होगा हम लोग का वेव फॉर्म। अब आगे देखिए सारा का सारा पॉजिटिव है भाई, तो हम लोग का पावर पॉजिटिव में ही रहेगा। लेकिन अब देखिए जब नेगेटिव जाएगा ना ये, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। क्लियर हो रहा मैं क्या बोल रहा हूँ सो? इसको हम लोग थोड़ा मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं भाई, 1 मिनट। देखिए इसको हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं भाई, मान लेते हैं हम लोग का ये वोल्टेज है और प्योर रेजिस्टिव नेटवर्क लेके चल रहा है भाई, ये वीटी हो गया हमारा, और जो करंट है, करंट मान लेते हैं भाई ये वाला है, क्योंकि प्योर रेजिस्टिव है तो दोनों क्या होंगे, एक तरीके से फेज में होंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे पावर निकाले भाई, तो पावर का मतलब क्या, दोनों प्रोडक्ट, तो देखिए ये दोनों क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या, पावर मेरा जो आएगा ये पॉजिटिव ही बनेगा, ये पॉजिटिव ही बनेगा, ठीक है, ये पॉजिटिव ही बनेगा। और इनका भाई प्रोडक्ट के हिसाब से जो भी है भाई 0 से स्टार्ट होगी, 0 इंटू 0, 0 से स्टार्ट हो, यहाँ पे 0 तो यहीं पे आगे खत्म होगा। और यहाँ पे देखिए करंट भी मेरा नेगेटिव में है और वोल्टेज भी मेरा नेगेटिव में है ना, करंट भी नेगेटिव भाई और वोल्टेज भी मेरा एक तरीके से नेगेटिव में है। क्लियर हुआ? तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इनको आप देखेंगे तो अगेन मेरा पावर इस तरीके से चढ़ जाएगा, समझे? तो आप देखिए कि भाई जो मेरा वोल्टेज जो करंट था, इनका जो फ्रिक्वेंसी था भाई, या फिर कहीं जो टाइम पीरियड है यहाँ से लेके यहाँ तक, कि इतना टाइम ले रहा ना एक साइकिल बनाने में, ये मेरा टाइम पीरियड था। लेकिन पावर का आप देखिए यहीं से यहीं तक हो गया टाइम पीरियड, है ना, ये मेरा टाइम पीरियड हो गया। इसका मतलब क्या भाई, आप देखिए ना, ये पाई, ये आपका 2 पाई, यानी 2 पाई ले रहा था ये एक साइकिल बनाने में, लेकिन ये क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ पाई। इसका मतलब क्या कि भाई यहाँ पे इसका टाइम पीरियड आधा हो गया इसके मुकाबले, है ना। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अगर आप निकालेंगे, टाइम पीरियड क्या है, इससे इसको रेफरेंस मान लीजिए, यहाँ पे टाइम पीरियड आधा हो गया, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t होता है। और ये क्या हो जाएगा, 1/t की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, टी की जगह क्या लिख देंगे भाई, या फिर ऐसा समझिए ना, इसका टाइम पीरियड कितना होता है आपका 50 हर्ट्ज के लिए आपका ये 20 मिली सेकेंड होता है भाई, ठीक है। यहाँ से आपका डबल आ जाएगा यार, टी की जगह आप t/2 पुट करेंगे ना, t/2, तो ये हो जाएगा आपका, एक मिनट यार कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। टाइम पीरियड मेरा आधा हो गया और आप देख रहे हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, ऐसा हो सकता है इनवर्सली है तो ये सीधी बात है, तो ये आधा हो गया तो ये डबल हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी मेरा डबल हो जाता है, ओके। यानी ओमेगा है अगर आपका करंट और वोल्टेज का, तो ये 2 ओमेगा हो जाएगा। और इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं, अब इसको मैथमेटिकली भी समझ लेते हैं। और इस वेवफॉर्म को देखिए भाई, समझ में आएगा, ये बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपका पावर क्या होता है, आपका दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाता है। देखिए भाई, इसको अगर हम लोग मैथमेटिकली प्रूफ करें तो सबसे पहले ये क्वेश्चन हम लोगों ने ग्रुप में सॉल्व किया था। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एवरेज पावर डिलीवर टू एन एम्पिडेंस, एम्पिडेंस का वैल्यू दिया हुआ आपका, ये आरसी सर्किट है क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, बाय अ करंट, ये आपका 5 cos 100 pi t प्लस 100 एम्पियर, ठीक है। तो इसमें देखिए हम लोगों ने प्रूफ किया था, हम लोग का भाई जैसे ये दिखाया गया है भाई, मान लेते हैं मेरा आरएल सर्किट है, जनरल प्रूफ कर रहे हैं, वीटी साइन ओमेगा टी हो गया, करंट मेरा क्या हो रहा है, कुछ फाई एंगल से लैग कर रहा है। तो अब अगर हम लोग इंस्टेंटेनियस पावर की बात करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इनटू इंस्टेंटेनियस करंट। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें भाई हाफ से यानी 1/2 से मल्टीप्लाई और 2 से, मतलब ये समझिए ना, 1/2 से मल्टीप्लाई करना या फिर ये 2 से डिवाइड करना, 2 से मल्टीप्लाई करना, बात तो सही है ना यार, वही एक ही चीज़ है, ओके। ये हम लोगों ने कर लिया। इसमें देखिए आपका इस तरीके से हम लोगों ने रीअरेंज करके लिखा हो भाई, ओके। और अब अगर हम लोग देखें तो ये मेरा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला पे टूट जाएगा, 2 sin A इंटू sin B, तो इसको आप तोड़ेंगे तो मेरा फार्मूला आता है। अब यहाँ पे आपका है ना, इसको अरेंज किया भाई इस तरीके से, VMIM हाफ VMIM, और इसको इस तरीके के फार्मूला पे हम लोग तोड़ना है, तो ये आ जाएगा cos 5 माइनस, अब यहाँ से देख लीजिए
हम लोगों ने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर लिया अंदर में, तो ये आ गया और एक ही आ गया। यानी जो हम लोग का इंस्टेंटेनियस पावर है ना, ये दो पार्ट में होता है आपका। ये देखिए cos फाई, फाई का कुछ वैल्यू होगा भाई, है ना। फाई क्या है हमारा, वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल, 30 डिग्री, 15 डिग्री, 50 डिग्री, कुछ भी होगा। तो भाई इसका वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट आएगा हम लोग को। और ये मैक्सिमम वैल्यू IM, ये सब क्या है, कांस्टेंट है ना अपने आप में, समझ गए। तो ये अपने आप में क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा, ये कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा। और बाकी जो है, क्योंकि आपको पता है कांस्टेंट वैल्यू जो होता है उसी को हम लोग एवरेज बोलते हैं भाई, ठीक है ना। या फिर कहिए वही मेरा क्या होता है, तो समझना, कांस्टेंट वैल्यू भाई। और ये मेरा क्या हो जाएगा 2 ओमेगा टी के हिसाब से, क्योंकि देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ गया ना 2 ओमेगा टी, क्योंकि मैंने आपको बताया था टी से पहले जो आता है ये मेरा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। तो ये आ गया 2 ओमेगा, है ना। और ये क्या है मेरा 2 ओमेगा टी से पावर जो मेरा एक तरीके से वो करेगा, वेरी करेगा। तो ये यहाँ पे देखिए द इंस्टेंटेनियस पावर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। पहला है कांस्टेंट पार्ट जो कि ये हो गया मेरा, यहाँ पे भी दिखाया मैंने, और एक है पल्सेटिंग पार्ट जो कि आपका 2 ओमेगा टी से एक तरीके से फ्लैक्चुएट करेगा। अगला है ना, इट्स वैल्यू ओवर 1 कंप्लीट साइकिल इज 0, क्योंकि भाई क्या लिखा हुआ, इट्स वैल्यू, क्योंकि भाई जितना हाफ पॉजिटिव उतना ही हाफ नेगेटिव हो जाएगा। ओके, पल्सेट कर रहा है ना यार। देयरफॉर द एवरेज पावर, सिर्फ और सिर्फ एवरेज पावर की बात करें, इसका अगर आप इसका एवरेज निकालेंगे ना, इसका एवरेज निकालेंगे भाई 0 हो जाएगा, क्योंकि ये साइनसोइडल फंक्शन है, ये 0 हो जाएगा। तो ये बचा सिर्फ और सिर्फ, है ना। इसको इस तरीके से रीअरेंज करके लिखा Vm, क्योंकि 2 है ना, तो 2 को हम लोग लिख सकते हैं ओपन करके, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, Vm/√2 इंटू Im/√2। तो क्या बन जाएगा, VRMS और ये IRMS, और ये हो जाएगा cos फाई। तो यहीं से हम लोग का फॉर्मूला बन के आता है भाई, देयरफॉर द एवरेज पावर इज IRMS इंटू VRMS इंटू cos फाई। समझे, सिंगल फेज का लिखते हैं ना भाई, I इंटू, है ना, लिखते हैं ना भाई इस तरीके से cos फाई, यही तो एक्टिव पावर है। क्लियर हुआ, जहाँ पे क्या होता है RMS वैल्यू, ये भी RMS वैल्यू। तो आप समझिए कि भाई मैथमेटिकली अगर आप देखेंगे तो मैथमेटिकली थ्रू आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है भाई 2 ओमेगा टी हो जाता है फ्रीक्वेंसी, और मैनुअली भी मैंने आपको समझा दिया। तो एवरेज पावर मेरा इतने के बराबर होता है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। एक मिनट भाई, ये तो वही आ गया ना, ये नहीं चाहिए हम लोग का, इसका सॉल्यूशन चाहिए। सॉल्यूशन पेज एक बार इंपोर्ट करते हैं, एक मिनट। देखिए ये हम लोग का सॉल्यूशन है भाई। करंट मेरा दिया हुआ है ना, 5 cos 100 पाई टी प्लस 100। तो ये मेरा करंट था भाई, इसमें मेरा मैक्सिमम वैल्यू हो गया 5। RMS वैल्यू निकालेंगे 5 डिवाइडेड √2, और यहाँ से हम लोग, यहाँ से भाई हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना, पोलर फॉर्म में। भाई ये मेरा मैग्नीट्यूड हो गया और ये मेरा एंगल हो गया, क्योंकि यहाँ पे एंगल दिया है ना 100 डिग्री। अब हम लोग पता है इम्पिडेंस दिया इस तरीके से 4 - j3। इम्पिडेंस निकाल लेते हैं, क्योंकि भाई पोलर फॉर्म में, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया, मैग्नीट्यूड निकाल लिया हम लोगों ने, एंगल निकाल लिया, तो 5 और ये हो जाएगा एंगल -36.87। अब पूछा क्या है, द एवरेज पावर पूछा आपसे, ठीक ना भाई। तो एवरेज पावर का फॉर्मूला यही है, Vm इंटू IM, है ना, मैक्सिमम वैल्यू के टर्म में लिखे या फिर RMS वैल्यू के टर्म में लिखे, भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम लोग को बस वैल्यू पुट करना भाई, है ना। तो ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग VRMS निकाला, क्योंकि IRMS तो आ गया, तो VRMS क्या होगा, IRMS इंटू Z करना पड़ेगा। ये IRMS हो गया और ये मेरा इम्पिडेंस हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया हम लोगों ने, तो इतना आ गया भाई। क्लियर हुआ ना। तो वोल्टेज पता चल गया, ऊपर में करंट हम लोग ऑलरेडी पता है, तो बस वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग। तो VRMS का वैल्यू आ गया मेरा ये, IRMS का वैल्यू आ गया ये, और cos फाई। तो cos फाई क्या हो जाएगा, यानी दोनों के बीच का एंगल भाई। तो दोनों के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे हम लोग, ये वोल्टेज का एंगल कितना है, इतना, और करंट का एंगल कितना भाई 100, है ना। दोनों क्या है, लीड कर रहा है। तो ऐसे आप समझिए, ये मान लेते भाई मेरा करंट है, क्योंकि उसका एंगल पॉजिटिव है ना, तो ये मान लेते हैं करंट है 100 डिग्री पे, 100 डिग्री और इधर होगा ना यार, ऐसे 90 तो यही होता है, तो इधर आना पड़ेगा हम लोग को। ये मान लेते हैं हम लोग का करंट हो गया I, ये है मेरा 100 डिग्री, और वोल्टेज कितना आ गया 63, तो ये मान लेते हैं हम लोग का वोल्टेज, ठीक है ना। ये एंगल हो गया 63.13। तो भाई ये एंगल नहीं निकल जाएगा, बोलिए पूरे एंगल में से अगर आप ये माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा मेरे को, वही क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, समझ में आया। और अगर पावर फैक्टर यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, पावर फैक्टर दिया नहीं, निकालना पड़ेगा, तो ये आ जाए आपका 0.8। ओके, और ऐसे भी आप समझ सकते हैं भाई कि जो मेरा इंपिडेंस का एंगल होता है ना, वही मेरा पावर फैक्टर एंगल होता है, ठीक है। तो इंपिडेंस कितना है, यही है, यही पावर फैक्टर एंगल बन जाएगा। नहीं तो ऐसे मैनुअली भी देख सकते हैं आप, 50 वॉट्स आ जाएगा भाई। एक बार हम लोग देखते हैं जो एंगल,
एंगल कितना आएगा भाई 100 माइनस 63.13, तो ये 36.87 इन जो इसका आएगा। वही एम्पिडेंस का जो एंगल होता है भाई, वही मेरा क्या होता है, पावर फैक्टर एंगल हो जाता है। क्लियर हुआ? क्यों ऐसा बोलते हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम लोग वोल्टेज को रेफरेंस मान के चलते हैं। वी एंगल 0 डिग्री पे है तो हम आई की बात करें, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एंगल 0 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा इम्पिडेंस, है ना, जेड एंगल थीटा। तो आप देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिवाइड करने के बाद वी बाई जेड, और एंगल क्या हो जाएगा आपका 0 माइनस जो भी मेरा थीटा होगा भाई, जो भी मेरा थीटा यानी इम्पिडेंस का जो भी एंगल होगा। तो भाई देखिए करंट का यही तो बना, समझ गए बात को, यहाँ पे जो भी थीटा आ जाए ये थीटा बन जाएगा ओवरऑल, समझे? तो इसे वो समझिए, ऐसा इसलिए बोलते हैं कि वोल्टेज हम लोग रेफरेंस माना, लेकिन हम लोगों ने माना नहीं तो इस तरह मैनुअली निकाल लिया हम लोगों ने। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आप इंक्लूड कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है भाई। तो मैथमेटिकली भी प्रूफ कर लिया हम लोगों ने और ग्राफ के थ्रू भी हम लोगों ने समझ लिया भाई। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं भाई। तो 25 तक हो गया था, अब आते हैं 26 पे। क्या है, गीजर इज ऑपरेटेड फ्रॉम इतना टू इतना, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंस्टेंटेनियस पावर कंज्यूम बाय द गीजर। तो सीधी सी बात है यार, ये रेजिस्टिव सर्किट हो गया ना, गीजर मतलब क्या रेजिस्टिव सर्किट है। जस्ट बताया मैंने आपको कि भाई ये मेरा 50 साइकिल पर सेकंड दिया हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाता है, ठीक ना भाई। मेरे 1 सेकंड में 50 साइकिल बना रहा है ये, है ना। ये वोल्टेज हो गया, करंट भी इसी के फेज में दिखा देते हैं हम लोग, है ना। तो पावर जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, इस तरीके से बनेगा आपका, यानी 1 सेकंड में 100 साइकिल बनाएगा भाई, C4 कैट, क्योंकि डबल फ्रीक्वेंसी हो जाता है आपका। 26 का देना चाहिए भाई, 26 का C4 कैट बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, 27 देखिए क्या बोल रहा है, इन अ सीरीज RLC सर्किट, RL सर्किट है सिर्फ, ठीक है। साइनसोइडल वोल्टेज सप्लाई दिया हुआ है, वोल्टेज अक्रॉस R एंड L दिया हुआ है, सप्लाई वोल्टेज आपको बताना है भाई, यानी टोटल वोल्टेज बताना है। R हो गया, L हो गया, R के क्रॉस 3 वोल्ट है, L के क्रॉस 4 वोल्ट है। आपको यहाँ पे नेट वोल्टेज बताना है भाई, हम लोग का इनपुट वोल्टेज क्या होगा। सीधी सी बात है, दोनों का फेज सम करना पड़ेगा, है ना। कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर प्लस 16 का, यानी 25, 25 का रूट 5। आगे देखते हैं क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है, द वोल्टेज अक्रॉस RLC दिया हुआ है, इफ द वोल्टेज सोर्स इज साइनसोइडल इनपुट वोल्टेज। तो हम लोग को पता है भाई, हम लोग का यहाँ पे फेजर डायग्राम बना है, करंट को हम लोग ने रेफरेंस मान लिया, करंट को रेफरेंस मान लिया भाई। तो ये 3 वोल्ट है रजिस्टर वाला, तो इसी के फेज में आ जाएगा, ये 3 वोल्ट हो गया। और ये जो है इस करंट से 90 डिग्री लीड कर जाएगा, 14 वोल्ट, क्योंकि इंडक्टिव वोल्टेज। और ये जो है करंट से 90 डिग्री लैग कर जाएगा, ये हो जाएगा 10 वोल्ट। तो ये दोनों खा जाएगा एक दूसरे को, तो बचेगा क्या, सिर्फ ये, क्योंकि ज़्यादा ताकतवर है तो क्या बचेगा, ऊपर में 4 बच जाएगा, और इधर मेरा वोल्टेज बचेगा, यानी 4 हो गया, ये 3 हो गया। तो इनका अब क्या करना पड़ेगा इस तरीके से, तो ये निकालना मैग्नीट्यूड, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और रूट लेना पड़ेगा। तो 16 प्लस 9 यानी 25, 25 का रूट करेंगे 5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इन अ सिंगल फेज RL सर्किट फेड बाय वोल्टेज फॉर द रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस वैल्यू, ठीक है, यानी रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का दोनों का सेम वैल्यू दिया भाई। द रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस वैल्यू आर 4 ओम ईच, यानी सबका सेम है, 4-4 ओम इन दिस सर्किट। तो आपको बताना भाई, तो हम लोग को पता है यार कि पूछा क्या है, द करंट और वोल्टेज बताना है। तो सबसे पहले समझिए भाई, मान लेते हैं मेरा एक RL सर्किट है, इस तरीके से हम लोगों ने साइनसोइडल वोल्टेज से फेड कर दिया, ये भी आपका 4 ओम है, ये भी आपका 4 ओम है भाई। अब सीधी सी बात है कि हम लोग अगर करंट की बात करें, करंट क्या हो जाएगा, I इक्वल टू V अपॉन जेड। जेड क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा आपका R का स्क्वायर यानी 16 प्लस इसका स्क्वायर यानी 16। भाई मेरे दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा ना, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, रूट लेना पड़ेगा हम लोग को। तो 16 प्लस 16, अरे रूट हो जाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा 32। तो आप समझिए भाई, ये मेरा इम्पीडेंस होगा और वोल्टेज होगा, तो करंट क्या होगा, सेम आएगा सीरीज में, सेम सीरीज। तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, सेम होगा, यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, मान लेते हैं VR है तो क्या हो जाएगा I इंटू R, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंडक्टर पास वोल्टेज I इंटू आपका जो XL है। अब देखिए करंट दोनों पास सेम है, सीरीज है, और इनका भी और इनका वैल्यू सेम है, दोनों पास वोल्टेज ड्रॉप सेम होगा भाई। और दोनों पास वोल्टेज ड्रॉप सेम होगा, इसका मतलब अगर हम लोग फेजर डायग्राम दिखाएं तो सीरीज में करंट को रेफरेंस मान लिया, तो भाई जो इंडक्टर का वोल्टेज, रजिस्टर का वोल्टेज ड्रॉप होगा इसी में आ जाएगा फेज में, ठीक है। और जितना मैग्नीट्यूड इसका होगा उतना ही मैग्नीट्यूड इसका भी होगा, सेम मैग्नीट्यूड होगा दोनों। और इंडक्टिव वोल्टेज 90 डिग्री लीड करता है करंट से, दिखा दिया हम लोगों ने। अब भाई हम लोग को पता है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है, तो यहाँ पे एकदम बिल्कुल बाइसेक्ट करेगा बराबर बराबर। ये 90 है तो एकदम बराबर बराबर काट देगा, यानी एंगल बनाया 45 डिग्री, समझे।
तो यहाँ पे देखिए कि भाई मेरा ये नेट वोल्टेज हो गया, तो यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, लैग कर रहा है वोल्टेज से बाय 45 डिग्री। करंट लैग द वोल्टेज बाय 45 डिग्री बिफोर बॉल। 29 का बिफोर बॉल, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ अ सिंगल फेज सीरीज सर्किट सप्लाइंग आरएल लोड फ्रॉम अ साइनसोइडल वोल्टेज सोर्स हैज इन ईच साइकिल। तो भाई देखिए यहाँ पे बोला कि भाई मेरे पास एक आरएल नेटवर्क है। आरएल नेटवर्क तो क्या है भाई, आपका कुछ इस तरीके का फंक्शन बनेगा। ये वोल्टेज को रेफरेंस दिखा दिया, यानी जीरो से स्टार्ट कर दिया, करंट मेरा लैग करेगा, लैग मतलब आगे से, ठीक है, यानी यहाँ से दिखा दीजिए, आगे बढ़ा दिए, एक्सटेंड कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये करंट हो गया, ये वाला करंट और ये वाला मेरा वोल्टेज। क्या पूछा है, द इंस्टेंटेनियस पावर। तो इंस्टेंटेनियस पावर के लिए भाई देखिए इसको आप यहाँ पे, ये ग्राफ में ये ग्राफ यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया हुआ है, यहाँ पे समझिए। वोल्टेज मेरा लाल वाला है, वोल्टेज को मैंने यहाँ पे रेफरेंस दिखा दिया भाई। एक साइकिल के लिए देखना है, नहीं यहां तक देखना हम लोग को। उसके बाद हम लोग का ये ब्लू वाला जो है करंट है, ठीक है। अब हम लोग का जो येलो वाला भाई ये मेरा पावर है, क्योंकि ये आरएल नेटवर्क है तो हम लोग को पता है, इतना तो हम लोग को पता है ना यार, कि इसमें आपका एक्टिव पावर भी कंज्यूम होगा और रिएक्टिव पावर भी कंज्यूम होगा। तो एक्टिव पावर भाई वापस नहीं आता है, वो खत्म हो जाता है, लेकिन रिएक्टिव पावर क्या होता है, एक बार लेता है फिर देता है। तो समझिए यहां से आप पावर को देखिए, इतना दूर जो है मेरा नेगेटिव पावर है भाई, यानी ये क्या हुआ कि भाई सिस्टम में वापस रिटर्न जा रहा है। और फिर यहां से देखिए इस तरीके से, तो हम लोग को यहीं तक देखना, एक साइकिल तक देखना भाई, ठीक है ना। तब देखिए भाई हम लोग का यहाँ पे जीरो कितने बार हुआ है, पावर जो है कितने टाइम्स जीरो हुआ है। ये तो स्टार्ट ही हुआ, यहाँ से स्टार्ट ही किया भाई, यहीं पे स्विच क्लोज हुआ है तो इसको नहीं काउंट करते हैं। एक बार, फिर पावर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे जीरो हुआ दो बार, ठीक है, 1 2, फिर यहाँ से देखिए यहाँ पे 3 और फिर यहाँ पे जाके यहाँ पे 4, 4 टाइम्स पावर मेरा जीरो हुआ है। और नेगेटिव कितने बार गया है, ये पूरा एक बार नेगेटिव, भाई ये नेगेटिव ही तो है, ये पूरा एक बार नेगेटिव, फिर पॉजिटिव हुआ, फिर दूसरे बार यहाँ पे नेगेटिव हुआ, यानी 2 बार नेगेटिव में गया है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 टाइम्स नेगेटिव और 4 टाइम्स जीरो, ए फॉर एप्पल हो जाएगा। तो यहीं पे भाई आज का सेशन कंप्लीट होता है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, जितना ज़्यादा आपको यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल रहा है, आप समझिए कि भाई आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, नहीं क्लियर है तो कॉन्सेप्ट पहले पढ़िए, उसका फिर ये सब कुछ नहीं लगेगा।